शिव गारू Yes. क्वेश्चन आंसर सेशन आप मैनेज कीजिए। हाँ स्टार्टेड ना आचार्य जी, शिव गारू स्टार्टेड ना? ये स्टार्टेड हाँ ओके। क्वेश्चन आंसर्स आप ले लीजिए शिव गारू, एक एक करके। ठीक। जरूर जरूर। पहले आपको क्वेश्चन है तो हैंड राइट कीजिए। सनातन जी आप बात कर सकते हैं। जी नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। आदरणीय जनों को नमस्कार। मेरे प्यारे वासियों को, गुरुजनों को सभी जी। नमन। हाँ, मैं जो ऋषियों की परंपरा है हमारी आयुर्वेद, और आयुर्वेद का सभी ग्रंथ लगभग आज चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, बागभट्ट जी के ग्रंथ सब संस्कृत में है। और संस्कृत माध्यमिक स्कूलों से, माने कॉलेज यूनिवर्सिटी और से पढ़ करके निकले हुए छात्र लोग आयुर्वेद को भली भांति पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज देखा जाए तो आज की जो विडंबना है हमारे देश की, हमारे संस्कृत के छात्रों को हमारी संस्कृत यूनिवर्सिटियों में आयुर्वेद का पाठ्यक्रम नहीं है। हमारा पाठ्यक्रम हमारी संस्कृत से प्रश्न केवल करिए पीछे के सेशन के जो बाकी। जी हेलो, आयुर्वेद का सिलेबस आना चाहिए। जी बस ठीक है, ये है टॉपिक। ठीक है। प्रश्न ले लीजिए भैया, एक आगे प्रश्न किसी को है तो सबको उपयोगी होगा। प्रश्न लेते जाइए भैया, प्रश्न लेते जाइए। हाँ हैंड रेज किया है, उसको प्रश्न क्या है उतना ही बताइए। जी आचार्य जी मेरा एक मिनट, एक ओबेन को बोल ले दीजिए। जी प्रश्न बताइए केवल, और वो भी पीछे के सेशन से रिलेटेड हो, क्योंकि इसलिए लोग जुड़ते हैं। हाँ जी नमस्कार आचार्य जी। मैं ये जानना चाह रही थी कि दही को लेके बड़ी कंट्रोवर्सीज हैं। आज नहीं, आज संस्कृत के बारे में। संस्कृत के पीछे के सेशन के जो प्रश्न है वो प्रायोरिटी। हाँ आप कोई संस्कृत को ही प्रश्न पूछिए, संस्कृत का ही। जी हाँ, क्योंकि संस्कृत के लोग जुड़े हाथ, संस्कृत को ही ये दिन है तो संस्कृत का ही काम करेंगे। संस्कृत को लेकर यस, संस्कृत के ही बारे में पूछे। जी चंद्रकांत शर्मा जी। चंद्रकांत शर्मा जी आप अनम्यूट कीजिए। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी तरही और तदंतर ये दोनों से कैसे शब्द मैंने वाक्य बनते हैं? मतलब कहाँ पर तरही लगाना है, कहाँ तदंतर लगाना है? ये समझ गया मैं। अच्छा प्रश्न है ये। तरही जैसे एक में तदनंतर तो एकदम आसान है। उसको किसी भी वाक्य के बाद में कुछ, मतलब कोई भी एक घटना के बाद में कुछ दूसरी घटना बतानी हो तो तद अनंतर लगता है। जैसे अहम गच्छामि तद अनंतरम पठामि, मैं जाता हूँ उसके बाद पढ़ता हूँ, या तो मैं आता हूँ उसके बाद पढ़ता हूँ। अहम आगच्छामि तद अनंतरम अहम पठिष्यामि व पठामि। तो तदनंतरम अर्थात देन कह सकते हैं, आफ्टर कह सकते हैं, बाद में कह सकते हैं, तो वो हो गया तदनंतरम। तरही ये एक क्या कहते हैं उसको, एक अनुमान सूचक या फिर ऐसे एक शरत संबंधित वाक्यों में तरही लिखा जाता है। जैसा हम कहते हैं यदि ऐसा होगा, उपयोग वहां पर होता है। जैसे कि यदि हम आगच्छामि तरही स न आगच्छति, यदि मैं आऊंगा तो वो नहीं आएगा। ऐसा यदि हमको कहना है तो हम ये कहेंगे कि यदि हम आगच्छामि आगमिष्यामि तरही स न आगच्छति। तरही मतलब तो वो नहीं आएगा। पहला मेरा कारण है, मैं यदि आया तो वो नहीं आएगा, एक कंडीशन को दिखाता है तरही। तदनंतरम है वो आफ्टर देन की तरह बाद की क्रिया को, बाद में ऐसा अर्थ होता है उसका, उसके बाद में तदनंतरम। और तरही एक कंडीशन को दिखाता है कि क्या कंडीशन है। तो पहले हमने बताया तो कंडीशन क्या है तो ये बताते हैं। जैसे यदि हम आगच्छामि तरही स न आगच्छति, यदि हम न पठामि तरही अहम उत्तीर्णो न भवामि, जो मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं उत्तीर्ण नहीं होगा। तो ये तरही का उपयोग वहां पर यदि और तरही ऐसा उपयोग, जो और उसके बाद तो का उपयोग होता है, यहाँ तरही का उपयोग होता है। तो तरही ये अव्यय इसमें उपयोग होता है कंडीशन के जैसे वाक्यों। जैसे मैं वहां जाऊंगा
तो अवश्य ही फल लेकर आऊंगा। यदि हम तत्र गच्छामि तर्हि अवश्यमेव तर्हि फलम संप्राप्य आगच्छामि, तर्हि फलम संप्राप्य आगच्छामि। मैं पढ़ूंगा तो पास होऊंगा, अहम पठिष्यामि चेत, अथवा तो चेत भी होता है तर्हि उत्तीर्णो भविष्यामि। तर्हि और चेत ये दोनों इसके उपयोग होते हैं। तर्हि का भी उपयोग कर सकते हैं, चेत का भी उपयोग कर सकते हैं। बस इतना ही जी। आगे जी, आगे हेलो। हाँ, आगे आगे प्रश्न करिए जल्दी। हाँ हेलो 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 हेलो, प्रश्न करिए भैया। हेलो। अच्छा, 3-4 लोगों को परमिशन दे रहा हूँ, कोई अनम्यूट नहीं कर रहे हो। हाँ अनम्यूट हो गया है। हाँ चलिए, हाँ पूछिए जल्दी। प्रणाम आचार्य जी, संदीप अहमदाबाद से। हाँ ये थोड़ा ये जानना था कि अपने ये जो संस्कृत भाषा जो हम सीख रहे हैं, तो उसको शिक्षा शिक्षा क्यों कहते हैं? और ये व्याकरण मिस जो अंग है उसमें ये क्या व्याकरण कहा जाएगा, या तो कैसे भाषा और व्याकरण वो अगर ज्ञान होना चाहिए? ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। देखिए, संस्कृत हम पढ़ते हैं तो संस्कृत के बारे में हमको पूरा जानना चाहिए। वयम संस्कृतम पठामः तस्मात्, माने इसलिए संस्कृतस्य विषये ज्ञानम पर्याप्तम अपेक्षते, पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। देखिए, इसमें ऐसा है कि शिक्षा एक, आप साहित्य का बराबर अवलोकन कर लीजिए पहले तो आपको पता चलेगा। एक तो वेद है और वेद के 6 अंग है। वेद को समझने के लिए 6 एंगल आपके क्लियर होने चाहिए। आयुर्वेद को समझने के लिए कुछ 10 एंगल आपके क्लियर होने चाहिए। तो पहले हम वेद की बात करेंगे कि वेद को वेद के मंत्र पढ़ने हैं, वेद को पढ़ना है, तो ये 6 एंगल जितने क्लियर होंगे उतना वेद के अर्थ क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो मंत्र में एक अर्थ बताया गया और हम दूसरा ही अर्थ कुछ समझ लेंगे, भ्रांति हो जाएगी हमारी। इसलिए ऋषि मुनियों ने बताया 6 अंग। तो कौन से 6 अंग है? तो उसमें शिक्षा पहला अंग है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त, ये 6 अंग है। मैं उसके ऊपर एक पूरा का पूरा वीडियो लूंगा, पूरा एक सेशन लूंगा वैदिक साहित्य का, कि वैदिक साहित्य क्या है। हमको तुरंत समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये इसकी बात कर रहा है। आज लोगों को पता नहीं है कि पुराण क्या होता है, स्मृतियां क्या होती है, गीता क्या कही जाती है, उपनिषद का क्या रोल है, वेद का क्या रोल है, वो पता नहीं होता है। तो आपने अच्छा पूछ लिया। इसमें वेद का पहला अंग है वो शिक्षा है। शिक्षा अर्थात ये जो हम अभी उपयोग कर रहे हैं वो शिक्षा की बात वहां नहीं है। जो स्कूल में शिक्षा दी जाती है, हम शिक्षा दे रहे हैं, ये शिक्षा की बात नहीं है। शिक्षा अर्थात उच्चारण का शास्त्र। जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो शुद्ध रूप से कैसे हो सकता है, उसको जो समझाता है वो होता है शिक्षा का शास्त्र। एक होता है, एक अंतर्ध्वनि होती है, जो हम शब्द को लिखते हैं, लिपिबद्ध करते हैं, उसका शास्त्र व्याकरण शास्त्र है। तो उसमें उच्चारण की बहुत कम बातें आती है। व्याकरण में ज्यादातर पुस्तकों में से सूत्र रट कर उसका प्रयोग वगैरह आता है, लेकिन उच्चारण कैसे किया जाए और उसकी प्रक्रिया क्या होती है, कैसा उच्चारण होता है, उसकी पूरी की पूरी चर्चा शिक्षा नामक जो एक अलग शास्त्र है उसमें आई हुई है। उसको वेद का अंग कहा जाता है। 6 अंग में से एक शिक्षा नाम का अंग है। तो शिक्षा अर्थात उच्चारण का शास्त्र। पाणिनि मुनि ने व्याकरण लिखा, अष्टाध्यायी लिखी। तो अष्टाध्यायी ये एक है जिसमें व्याकरण के सूत्र दिए हैं लगभग 4000 जितने, और एक दूसरा भी ग्रंथ लिखा, उसका नाम है पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण के नियम दिए गए हैं कि आप कोई मंत्र बोल रहे हो, आप कोई श्लोक बोल रहे हो, तो उसका उच्चारण कैसा होना चाहिए, क्योंकि उच्चारण के ऊपर सब कुछ है। आप कितना भी बार उसका पारायण करो, पठन करो, कराओ, कुछ भी, लेकिन यदि उच्चारण शुद्ध नहीं होगा तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। आप कहे मेरा दिल का भाव था, हृदय का भाव था, तो उससे कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। यहाँ पर जो परिणाम है वो शुद्ध उच्चार से आने वाला है। आप मानो कि लिफ्ट में गए
आपको चौथे मंजिले पर जाना है, आपको बहुत श्रद्धा है कि ये लिफ्ट मुझे चौथे मंजिले तक ले जाएगी, लेकिन आपने दरवाजा बराबर बंद नहीं किया, उसकी पूरी की पूरी प्रोसेस की नहीं, मतलब दरवाजा बंद नहीं किया, आधा खुला रहा या थोड़ा खुला रहा, और उसके बाद आप स्विच 15 बार नहीं 25 बार दबाओगे तो भी लिफ्ट ऊपर नहीं जाएगी, आपको चाहे कितनी श्रद्धा हो। क्यों? क्योंकि लिफ्ट का ये नियम है, उसका ये मैकेनिज्म है कि लिफ्ट की सारी शर्तें पूरी हो जाने के बाद वो ऊपर जाती है। उसी तरह से हमको जो पढ़ना है या फिर ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ बताए हैं और सारे जो स्तोत्र मंत्र या विधियां बताई है अलग अलग प्रकार की, वो तभी परिपूर्ण होगी जब उसका उच्चारण सही होगा। तो इसके लिए उच्चारण का जो शास्त्र दिया वो शिक्षा शास्त्र, उसको शिक्षा कहते हैं। पाणिनीय शिक्षा बचपन में ही बालकों को सिखानी चाहिए ताकि उसके उच्चारण स्पष्ट हो जाए, और केवल उच्चारण स्पष्ट हो ऐसा नहीं, उसकी भाषा भी सुमधुर बन जाए और वो अच्छी तरह से कोई भी भाषा को शुद्ध रूप से बोल सके। इसके लिए ये शिक्षा है, वो पहले उच्चारण शास्त्र जिसको कहते हैं हम, प्रोनाउंसिएशन जिससे हम करते हैं, वो कैसे किया जाना चाहिए। और पहली बार भारत में, पहली बार नहीं अंतिम बार भी मैं बताता हूँ कि ये खोज भारत में हुई कि शब्द को कहाँ से उत्पन्न होता है वो समझ लिया गया कि वो नाभि से होता है, गले से निकलता है, कंठ से, तालु से, मुर्दा से, कहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है और कितने प्रकार के ऐसे अलग अलग प्रकार के अक्षर होते हैं। तो ये ऋषि मुनियों ने खोजा ताकि उच्चार की शुद्धि हो, इसके लिए पूरा का पूरा शिक्षा का शास्त्र रच दिया। और पाणिनीय शिक्षा के बहुत सारे नियम है कि हमको उच्चारण कैसे करना है, कोई भी अक्षर का हमको कैसे उच्चारण करना है, उसको कैसे बोलना है। तो हम आसानी से संस्कृत भाषा बोल सकते हैं, उसमें दिए गए स्तोत्र का सही उच्चारण कर सकते हैं, और भी बहुत सारी उच्चारण की विधियां है उसको हम समझ सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। अर्थात शिक्षा ये एक वेद का अंग है, जैसे व्याकरण है उसी तरह से एक शिक्षा है। तो शिक्षा अर्थात उसका फोकस वहां पर रहता है उच्चारण पर। जी, तो ये शिक्षा के बारे में इतना। आगे पूछिए। नंदिनी जी, हाँ, नमस्कार प्रणाम आचार्य। जी जी। मुझे एक सवाल पूछना था कि हमने कर्तरी और कर्मणि दो वाक्य देखे हैं, तो कर्तरी में अहम प्रयोग करते हैं, त्वम करते हैं, सह करते हैं, वैसे सबकी तृतीया विभक्ति जाननी थी। हाँ, वो जैसे आज का अहम सेशन में मतलब है ही, वो है, बाकी ही है, समझ के ठीक वो है, आएगी ही। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। साधु। ओके, आगे आगे। यल्लानी जी, नो, नमस्कार गुरु जी। नमस्कार नमस्कार जी। एक बार नमस्कार। जी अभी अभी जा का प्रयोग कैसे होता है, किसका? थोड़ा जानना था। अभी किसका अभी किसका? अभी? हेलो, हाँ अभी किसका प्रयोग? आएगा ना? हाँ, नहीं, अभी एक में अभी अच्छा आएगा ना? छ अच्छा, हाँ छ। नहीं आप लिखकर बताइए क्या बोल रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? च का प्रयोग कैसे होगा? हाँ हाँ जी। च का प्रयोग तो ऐसे और हम कहते हैं ना, एंड। हाँ 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 जी। तो च का प्रयोग ऐसे होता है जैसे राम लक्ष्मणश्च, राम लक्ष्मण च गच्छति, राम और लक्ष्मण जा रहे हैं, जाते हैं, तो च का प्रयोग हुआ। च अर्थात एंड का जहां प्रयोग होता है इंग्लिश में, वहां पर यहाँ च का प्रयोग होता है। तो च हाँ। का प्रयोग हाँ जी जी जी। अभी अपी, अपी, ओके, अपी, अपी अर्थात जैसे हम कहते हैं ना बट, बट, बराबर, हाँ बट, हाँ जी। आपको पता है ना बट कहते हैं हम। तो हाँ जहां जी। पर बट कहते हैं, जैसे मैंने बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि ऑल्सो का प्रयोग करते हैं हम, वहां पर भी हम अपी का प्रयोग करते हैं। ऑल्सो का प्रयोग आप देखिए, जैसे हाँ। मैं, कोई जा रहा है और मैं कहता हूँ आई ऑल्सो कम देयर, मैं भी वहां आ रहा हूँ, तो आप कहेंगे अहम अपि आगच्छामि, अर्थात कोई जा रहा है मैं भी आ रहा हूँ। तो मैं भी, हिंदी में भी आता है, मैं भी आ रहा हूँ, कोई तो जा रहा है लेकिन मैं भी आ रहा हूँ, तो वहां पर अपि आता है। मैं भी, वो भी, ऐसे कहते हैं कि ये वस्तु मैंने ली, वो भी मैं लेता हूँ, तो तदपि गृह्णामि, तदपि,
स अपि आगच्छति, अहम अपि आगच्छामि, तो अहम अपि पठामि, मैं भी, तो ऑल्सो, आई ऑल्सो स्टडी, इस तरह से। तो आप ऑल्सो का प्रयोग जहां इंग्लिश में करते हैं वहां पर यहाँ अपी का प्रयोग होता है। जी हाँ जी, धन्यवाद। नमस्कार गुरु। नमस्ते। मुझे विभक्ति के प्रकार जानने, जैसे राम तो वो अकारांत विभक्ति, हरि तो इकारांत, उसके और भी विभक्ति आती है क्या? हाँ, अभी हम धीरे धीरे उसको समझाते जाएंगे। जैसे अकारांत तो शब्द होता है, विभक्ति उसकी 8 होती है। तो शब्द आपको जानने हैं, वो शब्द हम बताएंगे आपको कि अकारांत पुल्लिंग शब्द, इकारांत पुल्लिंग शब्द, ईकारांत पुल्लिंग शब्द, उकारांत पुल्लिंग शब्द, उकारांत पुल्लिंग शब्द, इस तरह से अनेक शब्द होंगे। अंत में कौन सा स्वर होगा ये आपको एक शब्द को ध्यान में रखना है शब्द को देखते वक्त, और उसका लिंग कौन सा होगा वो 2 आपको ध्यान में रखना है। अंतिम कौन सा स्वर है, अंतिम क्या है, स्वर है, व्यंजन है, क्या है, और वो किस लिंग का है। 3 ग्रुप होंगे उसके, या वो पुल्लिंग होगा, या वो स्त्रीलिंग होगा, या वो नपुंसकलिंग होगा। तो आप याद रखिए 3 लिंग पर लिंग शब्द के होंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, समझ गए आप। और एंड में या तो व्यंजन होगा या स्वर होगा, वो कहा जाएगा। जैसे अकारांत तो अ अंत में है राम, हरि तो ई अंत में है तो हरि हो गया। फिर आप देखेंगे कि ये पुल्लिंग की मैंने बात की, भानु उ अंत में है और वो पुल्लिंग शब्द है भानु। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं, और उसके पूरी की पूरी हम 300 शब्दों की एक लिस्ट एक देने वाले हैं, एक पूरी की पूरी सूची देने वाले हैं, जो आप पता कर सकते हैं कि ये कौन सा शब्द किस लिंग का है। कोई लिंग तो हमको पता चलता है, लेकिन कोई अंग हमको कोई पता नहीं होता है, तो आप वहां पर जान सकते हैं। जी धन्यवाद जी। उसका बाद भगत रावत जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे संस्कृत अभी तक जितना आपने पढ़ाया सब समझ में आ रहा है, थोड़ी सी कठिनाई इसमें हो रही है। जैसे कि जो वाक्य होते हैं ना, जब मैं पढ़ता हूँ, जैसे भगवत गीता शुरू किया पढ़ना, तो उसमें जो कैसे पढ़ना है उसको, मतलब कुछ वर्ड होते हैं, जैसे श्री सूक्तम का मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे उसमें हमको उसमें है चंद्राम प्रभासाम यशसा ज्वलंती, तो नीचे एक लाइन आती है पंक्ति, ताम पद्मिनीम शरणम हम, उसके बाद एक प्रपज्ञे। अब देखिए, तो उन दोनों को मिला के पढ़ना है या अलग अलग है? एक मिनट मैं पहले बता देता हूँ। जैसे आप पढ़ते हैं चंद्राम प्रभासाम यशसाम ज्वलंती श्रियम लोके देवचूष्टाम उदाराम ताम पद्मिनीम शरणम प्रपद्ये, ये आप वहां पर पढ़ेंगे, बराबर है। अलक्ष्मीर नश्यताम त्वाम ऋणे, लेकिन ये आप शुरुआत में वहां पर मत जाइए, क्योंकि वो वैदिक व्याकरण है, वो मंत्र है, बराबर। हम जो सीख रहे हैं वो भी तो संस्कृत का है, और वो मंत्र का, स्तोत्र का कैसे उच्चारण किया जाता है वो हम समझाने वाले हैं। भगवत गीता भी, अभी आप श्लोक पढ़िए, भगवत गीता के श्लोक पढ़िए, उसमें आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब वेद के सूक्त में जाएंगे, जैसे श्री सूक्त हो गया जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो वो थोड़े उसके उच्चारण अलग होते हैं, उसकी रिदम भी अलग होती है, श्लोक अलग तरीके से पढ़ा जाता है, सूक्त अलग तरीके से पढ़ा जाता है। तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आप उसके अर्थ में मत चाहिए निकालने के लिए। सबसे पहले आप प्रयत्न करिए कि विभक्ति कितनी है, कैसी है, और उसका प्रयोग कैसा है। और गीता को आप यदि पढ़ते हैं तो आप गीता को फोकस करके पढ़िए कि ये श्लोक का, क्योंकि गीता को में श्लोक है तो वो आसान है, और बाकी सूक्त वगैरह में जाएंगे तो उसमें मंत्र होते हैं, वो कठिन होते हैं। इसके लिए वहां पर आप मत जाइए, आप पहले श्लोक के ऊपर ही ध्यान दीजिए। जी जी। आचार्य जी प्रणाम। हाँ आचार्य जी ये कह रहा था, क्योंकि हम लोग थोड़े सा अंग्रेजी वाला माध्यम हो गया, तो जिसके कारण थोड़ा सा ये, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, जिसको लकार कह रहे हैं, लट लकार, लंग लकार, लिमिट लकार, तो लट लकार में वर्तमान काल में जैसे 4 फॉर्म अलग अलग होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट। ये संस्कृत में इस लकार में कैसे कहेंगे उसको, ताकि उसको समझने में आसान हो जाए? मतलब मैं समझ गया, पहले नहीं समझ गया सब। पहले तो उसको एक जो इंग्लिश का जो एक स्ट्रक्चर है वो अलग है,
और अच्छा। संस्कृत का अलग है, बराबर है। तो जी। वो एज इट इज तो इंग्लिश में बैठेगा नहीं कि अच्छा। इसको आप इस कंसेप्ट को क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, तो हर एक कंसेप्ट इंग्लिश में तो फिट बैठेगा नहीं। कुछ कुछ बातें इंग्लिश से बहुत कुछ अलग होगी, जो वो स्ट्रक्चर ही हमने पढ़ा नहीं होगा। मतलब आपको ये वर्तमान काल के 4 पता है कि भाई ये प्रकार का वर्तमान काल आता है, लेकिन संस्कृत वहां पर अलग विचार करता है, वो अलग काल पे उसका उपयोग करता है। तो इसको हम एक बार हम अच्छी तरह से पहले संस्कृत को संस्कृत की तरह ही समझे। इंग्लिश को बीच बीच में जितना जरूरी होता है मैं बताते जाता हूँ, ताकि आसान रहे, खास करके दक्षिण भारत को, क्योंकि उसको हिंदी ठीक में हिंदी का व्याकरण या हिंदी की वाक्य रचना में थोड़ी तकलीफ होती है, इसलिए मैं इंग्लिश बताता हूँ। लेकिन संस्कृत को समझना तो संस्कृत की तरह ही है, उसको इंग्लिश के कालों के टेंसेस के हिसाब से समझेंगे तो बहुत कुछ भिन्नता आएगी दोनों में। लेकिन ये एक आप समझ सकते हैं, आप पहले संस्कृत को समझकर बाद में दोनों का दोनों का जो होता है एक क्या कहते हैं उसको, कंपेयर कर सकते हैं। दोनों का ही तुलना कर सकते हैं कि भाई ये क्या 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 उसमें और इसमें साम्य है और क्या 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 विषमता है। तो ये संस्कृत का, जैसे मैं एक उदाहरण दूं और बाद में मैं आगे चलता हूँ। जैसे मैं जाऊंगा ऐसा कहना है, तो इंग्लिश में ऐसा कहेंगे कि आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, बराबर है। अब संस्कृत में उसको 2 तरह से बोल सकते हैं, एक तो उसको अहम गमिष्यामि, मैं जाऊंगा ऐसा भी बोल सकते हैं, और मैं जाता हूं ऐसा भी बोल सकते हैं। वर्तमान काले वर्तमान वदवा ऐसा बोल सकते हैं, वर्तमान सामीप्य वर्तमान वदवा। आपको कल परसों जाना है तो वर्तमान से नजदीक हो गया, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि मैं वहां जाता हूँ, अहम गच्छामि। उसका अर्थ होता है कि मैं जाऊंगा, लेकिन उसको आप इस तरह से बोलोगे कि मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां जाता हूँ। तो वर्तमान समीपे वर्तमान वदवा, वर्तमान के समीप में जो जो आपको क्रियाएं करनी है उसमें आपका वर्तमान काल चलता है, इंग्लिश में वो नहीं चलता है। उसी तरह से इंग्लिश में किसी को मानो कि एक व्यक्ति कार्य कर रहा है, वो गुरु है, तो उसको एक वचन में कहा जाएगा, बराबर, एक वचन ही वहां प्रयोग होगा। यू आर डूइंग दिस ऐसा हम कहेंगे, अथवा तो ही इज गोइंग देयर ऐसा कहेंगे। वो गुरु है तो भी हम उसको क्या कहेंगे, ही इज गोइंग देयर, बराबर है। संस्कृत में ऐसा नहीं कहा जाएगा, संस्कृत में गुरु एक ही है तो भी वो उसका प्रयोग क्या होगा, एक गुरु के लिए यहाँ स का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ ते का प्रयोग होगा, क्योंकि विभाषा विशेष वचने बहुवचनम। जब एक ही व्यक्ति हो लेकिन वो मानदायक व्यक्ति हो, हमारे से कुछ महान हो, तो विभाषा विशेष वचन है बहुवचनम, इसके लिए वहां बहुवचन का प्रयोग होगा, प्लूरल का प्रयोग होगा। तो ते गच्छन्ति ऐसा होगा, गुरु एक है लेकिन उसको क्या कहेंगे, ते गच्छन्ति, गुरवः गच्छन्ति, गुरु जी जा रहे हैं, जाता है ऐसा एक वचन में नहीं कहेंगे। तो बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे अलग अलग इंग्लिश को और संस्कृत में इसमें भिन्नता आएगी। तो पहले मैं प्रयत्न करूंगा कि आप अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत सारे मेल भी आए हैं, मैंने वो देखे भी है वाक्य रचना को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम वाक्य रचना को समझेंगे, और फिर मैं एक पाठ ऐसा लूंगा कि और भाषाओं से संस्कृत भाषा पर क्या क्या भिन्नता है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये वहां पर नहीं है, ये यहाँ पर है। तो एक बार मैं इंग्लिश के काल कहाँ प्रयोग होते हैं और संस्कृत के काल में क्या महत्व है और कितने आसान है संस्कृत में ये काल के प्रयोग करना, वो मैं एक बार ले लूंगा। मानो इंग्लिश के 12 है या 4 वर्तमान के है, तो संस्कृत में इस वाक्य को कैसे बनाएंगे वो मैं अवश्य लूंगा। जी आचार्य जी, ये क्वेश्चन जो है अलग है, कल वाला गुरुकुल के ऊपर है, क्योंकि क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। एक कुछ लोग पूछ रहे लघु गुरुकुल उधर स्टार्ट करने के लिए, उनके लिए कैसे रजिस्टर करना पड़ेगा क्या, या सिलेबस कैसे देंगे, इसका थोड़ा 5 मिनट में प्लीज। अच्छा प्रश्न है ये, पहली बार हमने ये सब विचार भी किया था। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि लघु गुरुकुलम स्टार्ट करने से पहले वो लोगों के लिए एक शिविर का आयोजन करेंगे, और वो बहुत जरूरी होगी, क्योंकि पहले के हमने जो जो प्रयोग किए, जो जो प्रयत्न किया, उसमें ये हमने देखा कि कोई कोई बातें कुछ तो ही समझी जाती है जो प्रायोगिक रूप से वो समझ सके है। तो जिन जिन को गुरुकुल करना है लघु गुरुकुलम, उसके लिए मैं चाहता हूं कि एक बार एक शिविर का आयोजन करें,
और उसके बाद वो क्या क्या ले सकते हैं, उसकी स्टोरीज कैसे कहनी है, उसको गेम कितनी आती है, बच्चों के साथ उसकी संवादिता कैसे करनी है, वो सब प्रयोग से, वो प्रत्यक्ष से सीख कर देखने की बात है। वो ऑनलाइन मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत मर्यादा है ऑनलाइन की। हम देखते हैं कि हम प्रात्यक्षिक में भी बहुत कुछ नहीं समझा पाते हैं। तो लघु गुरुकुलम भले देर से हो, थोड़ा 4-5 महीने बाद हो, 3-4 महीने बाद हो, लेकिन एक बार एक शिविर करें, और वो शिविर कहीं पर भी हो सकती है, और मतलब बाहर करे कहीं पर भी तो भी हो सकती है, आपके यहाँ करे तो भी। कम से कम जो जो संचालक जिसको हम कहते हैं, उसको तैयार करने का हमारा पहला ध्येय है। उसके लिए कैसी स्टोरीज होनी चाहिए, कैसे उसको कहनी चाहिए, खेल कौन से कैसे खेलने चाहिए, उसका तत्व ज्ञान इसके पीछे का क्या है, ताकि आपको किसी को समझाना है तो बहुत महत्व का होगा। कुछ लोग यदि वैदिक गणित जानते हैं तो उसको किस तरह से सिखाना है, थोड़ा करके, और समाज को किस तरह से लघु गुरुकुलम के माध्यम से जोड़ना है। हमने जहां जहां भी लघु गुरुकुलम किया लगभग 3 साल पहले, उसमें लंबा टिका नहीं, बहुत जगह पर चालू तो बहुत लोगों ने कर दिया था। उसका एक कारण ये रहा कि एक तो हमारे से नियमित संपर्क का कोई सेतु नहीं था। जैसे हमको संपर्क करना है तो फोन के अलावा और कोई ऐसी सुविधा नहीं थी कि हम उसको इस तरह से जोड़ सके कि एक मीटिंग कर सके, और एक आसानी से जूम के या इस द्वारा भी कुछ कर सके। तो अभी हमने जो अनुभव किया उससे ये फलित हुआ कि पहले तो एक पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो लोगों को पूरा समझ में आ जाए। कम से कम उसके पास 20 से 25 कहानी का मटेरियल हो जाए, अपना लिखा हुआ। हम उसको पॉइंट्स देंगे, उसके ऊपर से वो बनाए, हिंदी से इंग्लिश में कर सकते हैं। तो ये एक खेलों की सूची आ जाए कि कितने खेल खेलने हैं, तो उसके लिए एक हिंदी में पुस्तक आती है, तो वो भी हम आपको सजेस्ट करेंगे। हो सकता है इंग्लिश में भी किसी ने बनाई हो, या हो सकता है हो इंग्लिश में। तो ये एक इंग्लिश की खेल की या बुक आ जाए। दूसरा, उसको कुछ श्लोक पढ़ाने हैं जब हमको, तब वो श्लोक पढ़ाने की, श्लोक बोलने की, उच्चारण की एक विधि आ जाए। जैसे मैं अभी पढ़ाता हूँ तो श्लोक कैसे बोलना है, तो वो मैं बोलकर सबको बताऊंगा, उसके पीछे सबको बोलना है। तो क्या होगा कि श्लोक बोलने की, मंत्र बोलने की एक विधि आ जाएगी। नहीं तो क्या होगा, हमको आता नहीं है और हम अशुद्ध बोलेंगे तो अशुद्ध सिखाएंगे उसको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम हम शुद्ध सीखे और फिर उसको सिखाए शुद्ध रूप से। तो इसके लिए इतनी तैयारी हो यदि किसी की, तो पूरा का पूरा हम तो तैयार है निस्वार्थ भाव से। और इसकी ज्यादा से ज्यादा आचार्यों जब तक तैयार नहीं होते हैं, तब तक ऐसे संचालकों की बहुत आवश्यकता रहेगी जो स्थानिक लेवल पर ऐसे लघु गुरुकुलम करे, और संस्कारों का जो धारा है उसको चालू रखे। नहीं तो ये पूरी की पूरी बंद हो जाती है, उसके बाद बहुत बड़ा नुकसान होता है बालकों का, क्योंकि बालक बड़े होते जाते और जो चीज उसको बचपन में आसानी से सीखी जा सकती थी, वो बहुत प्रयत्न करने के बाद भी बड़े होने पर नहीं आती है। वो सबसे बड़ा उसका नुकसान होता है। तो समाज के लेवल के लोगों को कैसे जोड़ा जाए, लेकिन एक लघु गुरुकुलम इतना उत्तम तरीके से होना चाहिए कि एक सिस्टमेटिक उसका प्लानिंग हो, और उसके बाद वो कार्यकर्ता तैयार हो, लेने वाले बहने, लेने वाले भाई वहां पर आए और ट्रेनिंग की तरह उसको ले। पहली बार ऐसा हुआ था कि बहुत लोगों ने ट्रेनिंग नहीं ली, और उसके बाद वो समझना चाहते थे तो फोन से संभव नहीं होता है, दूसरी जगह से संभव नहीं होता है। तो इस बार मैं ये कहना चाहूंगा कि पुनः हमने प्रयत्न किया है, तो यहाँ पर बहुत लोग तैयार हो गए लॉकडाउन के बाद। वहां पर भी आप तैयार करें अलग अलग स्थानों पर। और मैं तब तक अभी तो बहुत सारी स्टोरीज वगैरह तैयार है, हमारे पास पूरा मटेरियल रेडी है। एक बिंदुओं पर हम विचार करते जाएंगे, और उसके बाद हम शिविर लेकर ये कार्य कर सकते हैं कि उसके बाद अनेक जगह पर शिविरें ही चालू हो और अनेक जगह पर लघु गुरुकुलम की स्थापना हो। लेकिन तब तक हमको तैयारी बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक पूरी रीति समझनी है। पुनः आप मानो कि गुरुकुल व्यवस्था को ही पुनः स्थापित करना है, और जो पूरा बौद्धिक है
गौशाला है तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक जगह 5000 गाय है तो 1 या 50 गोपालक को रख दिया तो चलेगा, उसमें कोई जरूरी नहीं एक सिस्टम बिठानी। लेकिन यहाँ पर हर पल मनुष्य के साथ हमारा एक जुड़ाव होता है, वो हर समय एक नई समस्या होती है जो हमारी कल्पना में भी नहीं होती है। तो वो समस्या का समाधान हमको समता में रहकर, हमको कोई भी प्रकार की इसकी उसकी कोई उलझन के बगैर उसको लेना होता है, तो वो हम अवश्य प्रयत्न करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपने ये प्रश्न किया। राजेश्वर राव जी को भी ये चिंता थी, पिछली बार 3-4 साल पहले भी ऐसा हुआ, लेकिन जो भी हुआ कि हम पूरा का पूरा आत्मविश्वास रखते हैं कि समाज में अच्छे कार्य का परिणाम आएगा। तो यदि पूरी पर्याप्त नहीं हुआ था, इसके लिए उस समय नहीं आया होगा, लेकिन अब हम करते हैं कि अब पूरा का पूरा परिणाम आएगा। पूरी तैयारी के साथ हम लघु गुरुकुलम का विचार जो है वो करेंगे, शुरू करेंगे। हम पूरा मटेरियल रेडी करके आपको ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हम आपको वो देंगे। उसके बाद फॉलोअप के लिए भी मिलना बहुत जरूरी होगा। मैं पूरा समय देने के लिए तैयार हूँ, मेरा मुख्य काम यही है, बाकी का सब मुख्य नहीं है मेरा। प्रोडक्ट का, उसका उसका वो सब व्यावहारिक बातें तो हम कल छोड़ सकते हैं, बहुत कुछ तो हम उससे अलिप्त ही है। तो मुख्य काम गुरुकुल का है, तो मुख्य काम जो है उसके ऊपर फोकस करेंगे हम। और कहीं एक शिविर का आयोजन हो, सब लोग 3-4 दिन 5 दिन एक जगह मिले और पूरा का पूरा मंत्रणा करें। आपके हर एक प्रश्न को आप रखिए सामने, न समझ में आए मैं 10 बार समझाऊंगा। तो मेरा जो अध्ययन किया है मैंने, मेरे पास जो लिखित जो डॉक्यूमेंट्स है, संस्कृत भाषा का जो एक व्यवस्थित पद्धति सर का गुरुजी ने एक पूरा का पूरा अभ्यासक्रम बनाया है, उस तरह से मैं आपको सिखाने का प्रयत्न करूंगा। आप भी बालकों को उस तरह से सिखाने का प्रयत्न करें। बहुत सारी कहानियां आयुर्वेद के संबंधित है, जो मैं बार बार आयुर्वेद के सेशन में वो कहता हूँ और लोग बताते हैं कि ऐसी कैसी कहानियां हैं। नितिन आर्य जी ने पहले बार प्रश्न किया था। तो बालकों को अद्भुत ज्ञान की धारा मिल सकती है, जो इस सदी में तो कम से कम नहीं हुआ है। पिछली सदी में तो ऐसे गुरुकुल थे, तो पिछली सदी तक तो ये ज्ञान जीवंत रहा। ये सदी में तो गुरु जी लाए, तो ये धारा टूटे नहीं, इसके मैं पूरा का पूरा प्रयत्न करता हूँ और इस पर मैं पूरा फोकस करता हूँ कि ये ज्ञान की धारा टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही अनमोल है। तो इतनी तैयारी आपकी हो तो जितने ज्यादा कार्यकर्ता जहां पर मिलने के लिए तैयार हो, और केवल लघु गुरुकुलम के लिए ही मिलेंगे, फिर किसी की तबीयत दिखानी है, नाड़ी चेक, वो सब वहां पर नहीं करेंगे। केवल वो कार्यकर्ता है जो लघु गुरुकुलम करना ही चाहते हैं, तो वो फोकस रीच से वो लोग संकल्प लेकर आएंगे, तो मैं पूरा 100% उसको समय, शक्ति, सामर्थ्य सब दे सकता हूँ, समय दे सकता हूँ, और बस उसको फोकस करेंगे हम। और जो जो कार्यकर्ता तैयार है ये काम करने के लिए, आयुर्वेद का बाद में हम कुछ करेंगे अलग काम, लेकिन पूरा फोकस पहले लघु गुरुकुलम, उसमें आयुर्वेद का पठन का, पाठन का, बच्चों के दिनचर्या का वो आ जाएगा। तो आप लोग इससे तैयार होंगे तो हम स्कूलों को भी कहेंगे कि आपके स्कूल में 500 लोग पढ़ रहे हैं, स्कूल भले मेरे को लेकर रहे, लेकिन 500 लोग, 1000 लोग पढ़ रहे हैं, भले पढ़े, लेकिन उसको 1 घंटे तो स्कूल वाले भी तैयार हो जाते हैं कि 2 घंटे हमको 2 हफ्ते में हम निस्वार्थ भाव से आपके स्कूल में सिखाने के लिए आएंगे, ये हमारा कोर्स है। वो आ गया तो कम से कम हमारा विचार 1000 बच्चों तक तो चला गया। उसमें भी हो सकता है बहुत मेधावी बच्चे हो जो गुरुकुल में भी ना हो, ऐसे बच्चे हमने स्कूलों में मेधावी देखे हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूल में जा रहे वो मेधावी नहीं है, बुद्धिमान, ऐसा नहीं होता है, तो स्कूल में भी ऐसे बच्चे होते हैं। तो इसके लिए वो हमने अनुभव किया है, वहां से बहुत अच्छे बच्चे, अच्छे कार्यकर्ता हमको मिल सकते हैं, अच्छे सुनने वाले अच्छे विद्यार्थी मिल सकते हैं। तो अपने 1 घंटे में हम कितना काम कर सकते हैं, वो बहुत ही महत्व की बात है। कि हम, जब मैं पूना में मैंने चालू किया था ये लघु गुरुकुलम का कंसेप्ट, उसके बाद में गुजरात आया हेमचंद्राचार्य गुरुकुल में, लेकिन पूना में मैंने चालू किया था लघु गुरुकुलम का। तो मैं शनिवार को 4 लघु गुरुकुलम और रविवार को भी 4 लघु गुरुकुलम के सिस्टम से चलता था। तो वहां पर लगभग हफ्ते में लगभग 3-4 हजार लोग वहां पर ये लाभ लेते थे। अलग अलग आश्रमों में भी मैं जाता था, अलग जगह चला रहा था 1 साल में, तो बहुत सारे बच्चे इससे लाभान्वित होते थे। तो अब क्या करना है, कार्यकर्ताओं को तैयार करना है। तो भारतीय संस्कृति का ये शिक्षण है वो पहले इनफॉर्मल रूप से ये जाएगा, उसके बाद जो गुरुकुल की स्थापना है वो उसके बाद होगी।
तो ये आपने अच्छा प्रश्न किया, लेकिन इसको क्लियर समझे, लघु गुरुकुलम का कंसेप्ट क्यों है और उसको किस तरह से हम आगे ले जाएंगे, वो पूरा का पूरा आप पहले समझ लीजिए। और उसके बाद आपकी क्या तैयारी है, इसमें कितने दिन की शिविर कर सकते हैं, उसमें कितने लोग आ सकते हैं। अच्छा, स्टोरी का मटेरियल नहीं है वो हम देंगे, गीत कैसे गाना है तो हिंदी में गीत तैयार है, कोई कोई तमिल में ऐसे जैसा हो सकता है, कन्नड़ में हो सकता है, तो वो आप तैयार कर सकते हैं। अच्छे गीत हो, देशभक्ति वाले गीत हो, संस्कृति के विरुद्ध के गीत, ऐसे गीत आप तैयार कर सकते हैं। वो हमको आती नहीं है भाषा तो हम वो नहीं कर सकते, लेकिन संस्कृत के और हिंदी के गीत हम तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से एक प्लानिंग बनाकर और अनेक जगह पर हम लेकर जाएंगे तो हमारे 1 या 2 घंटे में कम से कम 2000 से 3000 बालक ये समझ पाएंगे। इसको कहते हैं आयोजन क्षमता। तो ये हम करेंगे, हमारी शक्ति का पूरा हम जो फोकस है वो गुरुकुल पर लगाएंगे। तो अभी खुल गया है, तो मैं चाहूंगा कि कोई इसके ऊपर प्रश्न है तो बताए, क्योंकि ये बहुत दिनों से पेंडिंग था, लोग समझना भी चाहते थे लघु गुरुकुलम को। तो लघु गुरुकुलम के लिए मैं एक पूरा सेशन लूंगा कि लघु गुरुकुलम गुरुजी ने जो ड्राफ्ट किया है उसका क्या महत्व है और गुरुकुलम को आने के लिए वो कितना जरूरी है, और एक कार्यकर्ता के लेवल पर, उसको तैयार होने के लेवल पर, एक संचालक बनने के लेवल पर वो कितना आवश्यक होता है। तो इसके लिए लघु गुरुकुलम को कंसेप्ट को समझे, उसमें सारा कुछ आ जाएगा। बच्चों का मनोविज्ञान पढ़ाते हैं, और इतना सूक्ष्म मनोविज्ञान है। पुणे में मैंने बताया आपको कि मैंने इस्कॉन में भी चालू किया था, बहुत लोग वहां से जुड़े हैं आज भी। तो वहां पर भी मैंने यही बात बताई थी, वहां से भी कुछ लोग हमारे आश्रम में आए थे पढ़ने के लिए। तो वो एमएड हुए थे, बीएड हुए थे, और तो भी जो हमने उसको चिल्ड्रन साइकोलॉजी की बात बताई थी, बाल मनोविज्ञान की बात बताई थी, वो बता रहे थे कि हमारे लिए बिल्कुल नया था। हमने बीएड किया, एमएड किया, लेकिन इतनी गहरी बातें हमने कभी भी सुनी नहीं है कि बाल मनोविज्ञान का इतना महत्व है, बालकों को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कैसे सिखाना है, कब कौन सा विषय सिखाना है, कैसे सिखाना है उसको, और कैसे उस आसानी से वो सीख सकते हैं। तो ये आप आसानी से ये सब कुछ सीख सकते हैं, और वो आप अपने आप में ही उसका शुरुआत होगी परिणाम देने की। तो ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण ये सबसे प्रथम हमारा लक्ष्य है। राजेश्वर जी को भी मैं बताता हूँ अभी कि आप भी प्रयत्न करें कि लोग जुड़कर, सब लोग गुजरात आएंगे, इतनी व्यवस्था वो सब करना पड़ेगा। बेहतर है कि जहां जहां शिविर है, यहाँ गुरुकुल तो चल रहा है, मेरे साथी सब चला रहे हैं, वो यहीं पर रहते हैं, यहाँ पर बहुत लोग मुझे साथ सहकार देने के लिए है। तो मैं तो अकेला निकल सकता हूँ, जिज्ञासा भी यहाँ पर अभी है गुरुकुल बच्चों को संभालने के लिए, तो मैं निकल सकता हूँ, क्योंकि मेरा तो ये है कि यहाँ पर भी मैं थोड़ा ध्यान दूं, और पूरा का पूरा गुरुकुल तो साउथ में या कहीं पर भी कार्यकर्ता एक जगह आसानी से रह सकते हैं, उस तरह का आयोजन करें। 3 या 5 दिन की शिविर, उसमें अलग अलग क्रम से हम लघु गुरुकुलम की चर्चा करेंगे और उसके बाद ही शुरू करेंगे। आपके जो जो प्रश्न है और किस तरह से लेना है वो प्रैक्टिकल भी आप एक बार सीख लीजिए। तो उसके लिए हम एक बार मिलते हैं, उसके बाद शुरू करने का आप आयोजन कीजिए, ताकि ये लंबा टिके। और ऐसी 3 महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार मिलना जरूरी होगा। तो ये भी आप तैयारी रखिए कि 3 महीने में आप कहीं पर भी नजदीक के सेंटर पर आयोजन करिए, वहां पर आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं। 3-3, 6-6 महीने पर मैं वहां आ जाऊंगा, तो हमारे एक ग्रुप पूरा होगा, मानो 50 का, 100 का, 200 का, तो मैं वहां पर आ जाऊंगा। तो ये आप वहां पर आयोजन करिए कि ऐसा कोई स्थल हो जहां पर आसान लोग रहे, और आयोजकों को ये करते हैं कि इस तरह का आप लोगों को जोड़िए, तो ऐसे स्थल हमको मिलते जाए, और वहां पर हम शिविरों का, जितनी शिविरें बढ़ेगी ज्यादा से ज्यादा, उतना लघु गुरुकुलम हम प्रॉपर तरीके से तैयार होकर हम कर पाएंगे। उसको एंड के मतलब पर ले जाना है उसको, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन की चैनल भी बहुत आवश्यक रहेगी। अब मेरे पास है थियरी है पूरी, कैसे काम करना है, योजना है। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन जब करना होगा तब वो तैयारी होनी चाहिए कि कार्यकर्ताओं की पूरी तैयारी होनी चाहिए कि इसको किस तरह से हम बिठाएंगे। तो ये आप करिए। तो ये एक लघु गुरुकुलम की पूरी योजना, पूरे विषय
और वो विषय केवल थियरी जानकर नहीं, अपितु प्रायोगिक रूप से कैसे उसको सिखाना है, इतना ही नहीं क्यों उसको सिखाना है, क्या उसका महत्व है, वो समझ ले पहले। जी जी राजेश्वर जी, आगे शुरू करें हम। आचार्य जी, अभी गुरुकुलम के ऊपर जो एक प्रश्न है, अभी जो है आज भी मैं एक फॉर्म भेजा था आपको, मुझे भी बहुत ख्याल सारा है। लोगों में आशा जाग गई है, क्योंकि हमारे बच्चों को ये तो एक आशा जाग गई है उनका हृदय में, क्योंकि ये गुरुकुल में हमारे बच्चे भी पढ़ेगा बोल के। तो इतना फॉर्म्स आ गए ना आचार्य जी, 250 के ऊपर तो आ चुके होंगे। तो इसका जो है लोग मुझे पूछ रहे हैं अभी, इसका कब बुलाएंगे, इसका क्या प्लान है? अब देखिए, कुछ हम यहाँ से आयोजन करते, जैसे आज आपने एक फॉर्म भेजा था, उसका उम्र वो 12वीं कक्षा में है अभी, लगभग उसकी उम्र 18 साल है। तो कोई फॉर्म ऐसे आते हैं जो 18 से 20 के 22 के बच्चे हैं, और बहुत लोग तो ऐसे आते हैं जो घूमते हैं पूरे भारत में आश्रमों में, वहां से वो फोन करे कि भाई मैं 2 साल से घूम रहा हूँ संस्कृत पढ़ने के लिए और मुझे आप जगह दीजिए। एक अभी जुड़ा है कि नहीं मुझे पता नहीं, अभी जुड़ा है शायद वो, रत्नदीप महाजन करके एक लड़का है, मुंबई का लड़का है, उनके पिताजी प्रोफेसर है। वो बहुत जगह पर जाकर आया संस्कृत सीखने के लिए, आयुर्वेद सीखने के लिए, लेकिन पूरे भारत में वो बहुत जगह पर, वो इतना उसकी पूर्व जन्म की इतनी जिज्ञासा है, पता नहीं उसको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसे कमाने के लिए पिताजी कमा रहे हैं और ये सब कुछ आयोजन है, उसके घर का अच्छी स्थिति है, लेकिन उसको एक पूरी जिज्ञासा है कि मैं कहाँ सीखूं। हमने बताया कि आप ऐसे युवाओं के लिए कुछ अलग व्यवस्था यहाँ गुरुकुल पे सोचते हैं। हमारा गुरुकुल पे अभी बच्चे जो आ गए हैं उसकी व्यवस्था अभी पर्याप्त है। कुछ लोगों को बुलाया है हमने, जिनके जिनके फॉर्म में हमने लगा है शक्यता, तो हिमाचल प्रदेश से भी 5 लड़के आ रहे हैं। पूरे भारत से आने के लिए, उसको समाने के लिए संस्कृति गुरुकुलम का परिसर बहुत छोटा है। तो मैं अब ये विचार कर रहे हैं कि क्या करें अभी। कोई बड़ा परिसर तो है नहीं हमारे पास इतना बड़ा, तो उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था विचार कर रहे हैं कि इतनी जागृति आई है आप लोगों के प्रयत्न से। तो एक तरफ तो मुझे आनंद होता है इतना कि गुरुकुल का काम इतना बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ये दुख भी होता है कि हम इतनी जगह, क्योंकि एक कमरा कम से कम मेरे लिए चाहिए 15 बाई 15 का, उसी में मैं रह रहा हूँ, और कहीं पर भी जगह हो तो एक एक कमरे का उपयोग पूरा का पूरा मैं गुरुकुल के लिए करना चाहता हूँ, जितने मैक्सिमम आ सके बच्चे। तो ये बच्चों की लाखों 20 से 22 की कैपेसिटी से ऊपर नहीं है, तो बच्चों को परेशानी वैसा नहीं करेंगे। इसके लिए यहाँ की फुल सीटें है, आप ऐसा मानिए अभी तो, क्योंकि बच्चे जो अभी जिन जिन को बुलाया है उसमें से 80% 60% भी पास हो जाते हैं, तो यहाँ फुल हो गई अभी सीटें। अब 2 विकल्प होते हैं इसको हम मंथन करें, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है हमको बुलाते नहीं है, फोन करते बार बार कि क्या तकलीफ क्या नहीं। कोई इतने अच्छे है कि वो बोलते हैं कि आपका जो भी निर्णय होगा वो हम स्वीकार करेंगे, आप कहेंगे कि आपके बच्चे को वहां पढ़ाइए या कोई व्यवस्था करें। तो दोनों पक्ष है कि बच्चों का भविष्य भी सुधारना है, एक वर्षों से जो विद्या चली गई है उसको एस्टैब्लिश करना है, ये बहुत कठिन बात होती है, वो आप समझ सकते हो। तो इसके लिए मैं ऐसा विचार करता हूँ कि यहाँ जगह नहीं है, तो या तो कोई आचार्य, अब ये सरल बात नहीं है कि मैं बिल्कुल अलग जगह पर गुरुकुल की नींव डालूं और आचार्य को तैयार करूं और वो आचार्य ऐसा ही चलाए, ऐसा संभव नहीं होगा, वो केवल थियरी की बात होगी, प्रैक्टिकल ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूँ, उसमें केवल आपको तसल्ली मिलेगी, आनंद रहेगा कि चलो हम साउथ में कर देंगे और एक आचार्य को लाएंगे, लेकिन आचार्य निर्माण में बहुत अभी देर लगेगी, क्योंकि है ही नहीं भारत में, और है ये कहीं ना कहीं सेठ है, वो आना नहीं चाहते हैं। तो आप लोग अपने अपने सुझाव दीजिए कि इस अवस्था में हमको क्या करना चाहिए। हमको हमारी शक्ति के, हमारे सामर्थ्य के अनुसार बहुत कुछ करना चाहते हैं हम, तो हमको क्या करना चाहिए। यहाँ पर बच्चों की व्यवस्था में करना चाहता हूँ, युवाओं को भी प्रेरणा मिले, युवा भी यहाँ पर आए, ये भी मैं चाहता हूँ। दूसरी तरफ लड़कियों का भी गुरुकुल किया है, क्योंकि ये सभी लोग कहते हैं कि पहले लड़के लड़की साथ में नहीं थे, तो लड़के लड़की का गुरुकुल क्यों किया।
या कैसे होता था, साथ में होता था नहीं होता था, लोगों को तो पता नहीं है, सुनी सुनाई बात होती है सबकी। दोनों विकल्प थे, गुरुजी ने इसके ऊपर विचार किया था पूरा। लेकिन अब को हमको जो अपने संसाधन है उसको लेकर उसका मैक्सिमम उपयोग करना है। और ऐसा भी नहीं है कि ये आज के बाद हम 5 साल बाद करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ चला गया है और इतना आलस करेंगे यदि हो गया, मैं नहीं रहूं मानो कल तो कम से कम एक व्यवस्था तो चलनी चाहिए एक ठीक तरह से। इसके लिए हम ये प्रयत्न कर रहे हैं कि ये पूरी की पूरी व्यवस्था थोड़ी बिठा दे तो हमारा जो ज्ञान का है प्रवाह वो बढ़ता जाए। तो राजेश्वर जी, आप हमको सुझाव दीजिए कि इस अवस्था में हमको क्या करना चाहिए। संस्कृत आर्य गुरुकुलम में लगभग फुल हो गया है, तो भी हम कम से कम 10 लोगों को बुलाएंगे यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि हम उसको अवसर नहीं देंगे, उनको अवसर देंगे, जिसकी उम्र है उनको अवसर देंगे। लेकिन युवाओं के लिए जिनकी उम्र 16 से 18 साल है या 18 से ऊपर है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए रहने भोजन की तो व्यवस्था कर सकते हैं। रहने के लिए यहाँ पर सीमित स्थान है, बच्चों को अलग रखना, बहनों को अलग रखना वो भी आवश्यक होता है इस जमाने में। तो ये इस तरह से हम क्या इसके ऊपर कार्य करें, वो आप अपने अपने सुझाव दे कि भाई ऐसी शिविरें तो करने वाले हैं, लेकिन और किस तरह से हम आगे जाए, वो मैं आपसे सुझाव चाहता हूँ। ये परिस्थिति आपके सामने है कि बहुत फॉर्म आपको भी आ रहे हैं, तो आप विचार कर सकते हैं हमको कितने फॉर्म आते होंगे, फोन आते होंगे, उसको हैंडल करना उसको। क्योंकि मैं सुबह से लेकर मेरा टाइम 10 बजे तक का किसको होता है, गुरुकुल के जो फॉर्म आते हैं उसको मैं फोन करता हूँ सामने से। बहुत बार ऐसा होता है कि उठाते नहीं है, उठते नहीं है। हम बार बार कहता हूँ कि मैं सुबह फोन करूंगा आपको 8 बजे 8:30 बजे। कोई भी डीलर को या संस्कृति गुरुकुल का प्रोडक्ट के बारे में मैं कभी फोन नहीं करता हूँ उसको, नहीं तो मैं लेकर बैठ जाऊं व्यापार करने के लिए तो हो सकता है बढ़ सकता है, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। मैं पूरा गुरुकुल के लिए माता पिता को पर्सनली फोन करता हूँ, उसको बताता हूँ कि भाई आप क्यों आना चाहते हैं, आपकी बेटी या बेटा कैसा है, कितनी उम्र, आप पूछ सकते हो। यहाँ तक कि बहुत सारी बातें मैं उसके पूछकर उसको, यहाँ बहुत कुछ पूछना है तो मैं यहाँ से, ताकि उसकी शक्ति न बिगड़े। हो सकता है उसकी कुछ मजबूरियां हो और वो न चलने वाली हो तो मैं यहाँ से मना करता हूँ। हो सकता है उसके कोई प्रश्न ऐसे हो, उसको पता ना हो गुरुकुल के बारे में, तो पता करवा देता हूँ कि भाई ऐसी ऐसी स्थिति यहाँ पर है, ताकि आप कुछ और समझ कर ना आए यहाँ पर। तो मैं राजेश्वर जी आपसे सुझाव चाहता हूँ, आप बताइए हम इस अवस्था में हमको क्या करना चाहिए। आचार्य जी, हम लोग एक बिल्डिंग रेंट में ले सकते हैं इस साल के लिए, क्योंकि ये जो फॉर्म आए थे उसमें 50 लोगों को कम से कम वो देखिए, वो तो प्रायोगिक रूप से वो जितना आप बताते हैं 2 जगह मैनेज करना वो थोड़ा कठिन हमको लगता है। लेकिन इसके ऊपर मैं विचार करता हूँ कि इसमें यदि रेंट पर बिल्डिंग हो जाए या नजदीक कहीं व्यवस्था हो जाए तो नजदीक में, क्योंकि अलग अलग जगह पर उसको विचार करके नजदीक में बिल्डिंग होने से इसमें से 50 बच्चों को भी लेने से ना आचार्य जी, ये लोग जो हैं ये लोग आचार्य बन के बाहर आ जाएंगे। तो नहीं, युवाओं के ऊपर मैं विचार करता हूँ कि जिसकी उम्र है और सीखने की जिज्ञासा है, उसको कहीं स्थान नहीं है, तो एक ये कर सकते हैं कि भाई इस तरह से, या हमारे जैसा और कोई चला रहा हो साउथ में, उसको जोड़ सकते हैं कि भाई मुझे ऐसा ध्यान में नहीं है, तो या क्या क्या हम कर सकते हैं, अपने अपने सुझाव दीजिए। ऐसा नहीं है देखिए कि भाई हमको किसी की उपेक्षा करनी हो या नहीं, ऐसा कोई भाव नहीं है। हमको तो सबको पहुंचाना है, लेकिन कैसे सिस्टम बिठाएंगे ताकि वो लंबी चले, वो बीच में ही ब्रेक ना हो जाए। तो ऐसा कुछ कहिए हमको कि भाई किस तरह से उसमें आगे बढ़ सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें लाभान्वित। तो एक तो आपका सूचन पहले से था कि आप यहाँ पर ज्यादा व्यवस्था कर दे, बिल्डिंग वगैरह रख दे और उसके ऊपर विचार करें। दूसरा कोई सुझाव है तो भी आप दीजिए, ये जो प्रैक्टिकली जल्दी शक्य हो जाए, ऐसा कुछ सुझाव आप दे सकते हैं। तो एक साल में आचार्य जी, एक साल टेम्पररीली अरेंजमेंट करके एक साल में अपना जमीन पे अपना बिल्डिंग बनना है। तो इसके लिए जो है हम लोग सिंगापुर से शिव प्रसाद जी भी है, जैसे सब लोग मिलके इसको कड़ा करे। तक्षशिला नालंदा यूनिवर्सिटी जैसा कैसे भी ग्रंथ है हमारे पास, सिलेबस है, पूरा ज्ञान है,
बस बिल्डिंग ही नहीं है, तो इसके लिए मिलके हम सब लोग मिलके कुछ करें। इसमें हम लोग भी है, इधर से कर्नाटक से भी वॉलंटियर से, सिंगापुर से भी वॉलंटियर से, जो भी सुन रहे वो भी संस्थाएं कुछ आगे आके बड़ा बिल्डिंग खड़ा करने से तो ये बहुत ही बढ़िया होगा। लेकिन टेम्पररीली अभी जो जितना फॉर्म्स आए हैं आचार्य जी, तो उसमें एक 50 लोग भी अगर क्वालिफाइड है तो नहीं, क्वालिफाइड है इसको तो हम मतलब अवश्य ही अवसर देते हैं युवाओं को। मतलब यही व्यवस्था विचार कर रहे हैं कि किस तरह से उसको करें, क्योंकि एक बार लेकर एक जिम्मेदारी बन जाती है 7 साल की, तो इसके लिए भी एक विचार करना उचित है कि वो कितने रह पाएंगे, कितने नहीं रह पाएंगे। अभी देखिए गुरुकुल पे भी ऐसा हो रहा है कि वो माता पिता की बहुत इच्छा होती है कि बालकों को डाले, यहाँ पर भी आते हैं, लेकिन वो जाने के बाद बालक रोने लगता है, उसके बाद वो ठहर नहीं पाता है। अभी एक लड़का दिल्ली से आया था, वो चला गया यहाँ पर क्योंकि वो रोता ही था, उसको रहना ही नहीं था। तो दूसरी एक तैयारी तो हम करते हैं, दूसरी तैयारी फॉर्म भरा है उनको भी करनी होती है। जो गृह शिक्षा है, राजेश्वर जी जानते हैं, वो तैयारी वो ऑनलाइन जुड़कर आप कुछ सीखकर उसको पूरा तैयार करके यहाँ पर लाए, ताकि घर का वातावरण गुरुकुल जैसा बनाए आप। तब हम सक्सेस है कि वो बालक पूरा तैयार होकर आए यहाँ पर। ज्यादातर फॉर्म तो आए हैं, लेकिन उसमें जब बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिकली आते हैं तब हमको लगता है कि गृह शिक्षा की कहीं ना कहीं कमी है। इसके लिए भी कुछ कार्य में बाधाएं आती है, हमारा कार्य पूरा हम पूरे मन से नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमारी चर्चा बार बार होती है, और इसके लिए मैं अवश्य राजेश्वरी इस विषय पर अंशु दीदी जी है, तो ये भी बहुत ही मतलब अभी कार्य कर रही है शिक्षा के विषय पर, तो उसके साथ चर्चा करूंगा मैं कि इस विषय पर हम लोग क्या कर सकते हैं। आपने बताया 1 साल में तो हम पूरी व्यवस्था का मैं सोच रहा हूँ यहाँ कि अगले साल तो हम बहुत सारे लोगों को ले सकते हैं, ऐसा कुछ आयोजन करता हूँ मैं। ये भी मैं विचार करता हूँ कि पास में बिल्डिंग हो या ऐसे कुछ अलग से व्यवस्था की जाए। जी, आगे कोई अपना सुझाव देना चाहता है तो उनको भी अवसर दीजिए। 3 लोग हैंड रेस किए थे, दीपेन जी है, संदीप जी, तीनों एक सवाल पूछना था। संस्कृति आर्य गुरुकुल और बोलना चाहे? हाँ बोलिए बहन। हाँ, संस्कृति आर्य गुरुकुलम और लघु गुरुकुलम में क्या डिफरेंस आएगा, और लघु गुरुकुलम में किस एज के बच्चों को हम रख सकते हैं, और शिक्षण में जो शिक्षा वहां पे रहेगी आपके गुरुकुल में और लघु गुरुकुल में, इसमें क्या फर्क रहेगा? जी, 2 बातें आप समझ लीजिए। एक स्टीमर होती है, वो समुद्र में खड़ी रहती है, उसको पहुंचाने के लिए एक नौका होती है, आपको पता है ना, नाव जिसको कहते हैं, पता है ना, वो तो बोट। तो वो बोट वहां तक पहुंचाने के लिए होती है। तो स्टीमर को पहुंचाने के लिए बोट है, उसी तरह स्टीमर की जैसा गुरुकुल है, बराबर। वो समाज से अलग है बिल्कुल, बराबर। वो किनारे से दूर है जैसे स्टीमर, तो ये समाज से अलग है। अब समाज से कौन जुड़ा है और समाज से जुड़कर आसानी से किनारे से बोट वहां पहुंचा सकती है, उस तरह से लघु गुरुकुलम या हमारी बालशाला, 2 प्रकल्प है। अभी मैंने संस्कृति आर्य बालशाला की बात की नहीं है, वो मैं अगली बार हो सकता है करूं, अभी भी कर सकता हूं। तो संस्कृति आर्य बालशाला की एक हमने पूरा कंसेप्ट बनाया है 3 से 5 साल के बच्चों के लिए, जो वैदिक, जो मॉडर्न अभी प्री स्कूल चल रहे हैं 3 से 5 साल के बच्चों के लिए, जैसे जी किड्स हो गया, यूरो किड्स हो गया, वो ज्यादातर विदेशी संस्कृति के बेस पर या फिर इस तरह के कोई नियम पर खड़े होते हैं। वही बात वैदिक को लेकर, वैदिक सिद्धांतों को लेकर और कुछ कुछ बातें पंचकोश की विकास को लेकर हमने एक अभ्यासक्रम तैयार किया है, जो गुरुजी के विचारों के आधार पर संकलित किया गया है, गुरुजी के प्रवचनों के आधारित पर संकलित किया गया है। तो उसको रन कर रहे हैं अभी हम कि अनेक जगह पर संस्कृति आर्य बालशालाएं हो, तो क्या होगा कि 3 से 5 जो बच्चों का टाइम बिगड़ना नहीं चाहिए। 2 बातें, संस्कृति आर्य गुरुकुलम पे उम्र 8 साल की थी, 8 साल की अभी है, बराबर, 8 साल की है उम्र। तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी शिक्षा 8 साल पे शुरू हो,
उसकी शिक्षा तो गर्भ से शुरू होनी चाहिए। इसके लिए तो हमारा गर्भ संस्कार का पूरा एक मिशन है। तो गर्भ से शिक्षा शुरू हो जानी चाहिए। 8 साल पे गुरुकुल की शिक्षा जो एक पुख्त वय का होकर, जो एक स्वावलंबी बनकर व्यक्ति आता है, तो उसके ऊपर हम कुछ सिखा सकते हैं, बराबर है। तो वो इस लेवल का बनकर यहाँ पर आए ताकि हम उसके ऊपर आसानी से काम कर सके, और हमको कोई शिष्टाचार हो सकता है वहां पर सिखाना ही ना पड़े, वो सब वहां सीख कर आया हो। लघु गुरुकुलम क्या करता है कि ये गुरुकुल के पहुंचाने की एक नेट प्रैक्टिस है, आप ऐसा बता सकते हो कि एक माहौल उसको आप हफ्ते में 2 बार 1 बार देते हैं, और वो माहौल से वो धीरे धीरे परिचित होता जाता है। वो माहौल से परिचित होता होता उसमें से जिज्ञासा जागती है। तो मानो कि लघु गुरुकुलम में आप पे 100 की 200 की संख्या आई, तो 190 तो ऐसे होंगे जिसको एक जीवन का पार्ट मिल गया। मतलब वो हो सकता है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन एक अच्छा एक गुरुकुल का विचार उसने लिया, उसने थोड़ा गणित सीख लिया, उसने थोड़ा भारत के बारे में जान लिया, उसने थोड़ा संस्कार ले लिया, उसने 4 बातें आपसे सीख ली, तो वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो करेगा। तो ये 4 बातें 190 को आपने दी, तो वो तो एक समाज के शिक्षण की बात करी आपने लघु गुरुकुलम से। लेकिन 5 बालक ऐसे होंगे जो बहुत गंभीरता से विषय को लेंगे, बराबर है। तो वो होंगे हमारे गुरुकुल पे आने के लिए तैयार होंगे। वो गुरुकुल के विद्यार्थी को तैयार करने के लिए अलग अलग जगह पर जो छोटे छोटे सेंटर खुलेंगे, वो है लघु गुरुकुलम। तो ये लघु गुरुकुलम है, वो गुरुकुलम का स्टेप है, और उसमें और इसमें बहुत अंतर है। गुरुकुल में वो पूर्णकालीन पढ़ता है, गुरुकुल पे वो सक्षम 7 वर्ष का संकल्प लेकर आता है। लघु गुरुकुलम में केवल उसको शनिवार या रविवार या दोनों दिन 2-2 घंटे अभ्यास करना होता है, उस स्कूल के साथ कर सकते हैं आप। यहाँ आचार्य फुल टाइम होते हैं, यहाँ फुल टाइम फोकस गुरुकुल को करते हैं सब। वहां जो आचार्य होंगे आपके जैसे संचालक उसको कहेंगे, वो सहाचार्य या संचालक किसको कहते हैं, वो वहां पर एक हफ्ते में 2 घंटे शनिवार को रविवार को या दोनों दिन देंगे, बराबर है। तो वो थोड़ा समय अपना दे रहे हैं हफ्ते में से। और विषय है वो संस्कृत आर्य गुरुकुलम के बहुत विषय है, सूक्ष्मता से न्याय है, व्याकरण है, आयुर्वेद है। उसमें से जो अभी पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसे आयुर्वेद है, ऐसी कुछ कहानियां हैं, ऐसे कुछ इतिहास के बातें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप उस लेवल को समझा सकते हैं। वहां पर आप न्याय नहीं पढ़ा सकते हैं, वहां पर आप लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन वहां पर आप कुछ बातें ऐसी कह सकते हैं जिससे उसकी जिज्ञासा जागरूक हो जाए व्याकरण पढ़ने में। आप ऐसी बातें कह सकते हैं, आप ऐसा विवरण कर सकते हैं, आप ऐसे चरित्र पढ़ा सकते हैं कि उसको जिज्ञासा जागरूक हो जाए सीखने की। तो वो फिर गुरुकुल पे आए, जो इसकी इतनी जिज्ञासा जाग गई, इतनी स्थिति बन गई, तो गुरुकुल पे आए, यहाँ पर आकर सीखे। और नहीं तो वो अपने लेवल पर आप उसको बताते जाइए, तो शनि रवि का कार्यक्रम तो वो चलता ही रहेगा, उसमें बच्चे आते रहेंगे, आप उसको ज्ञान का दान देते रहिए, आप भी उसमें बनते जाइए। तो धीरे धीरे क्या होगा, आप भी कुछ नया सीखेंगे, गुरुकुल के साथ संपर्क में रहेंगे, तो आचार्य की तरफ की यात्रा आपकी भी शुरू हो जाएगी। जो संचालक है उसको वो भी पढ़ाते पढ़ाते सीखेंगे कि भाई मेरी कहा चाणक्य ने बताया है कि पाठन है वो भी बहुत बड़ा अभ्यास का क्षेत्र है। उससे आपको पता चलेगा कि हमको क्या नहीं आता है, क्या कम आता है, किसमें हमारी हम क्या नहीं समझा सकते। हमको बहुत पता होता है, लेकिन एक पढ़ाने की पद्धति होती है कि भाई इस तरह से पढ़ाओ, क्योंकि हम हमारा ध्यान बच्चों पर जाएगा तो हम उसको एवरी टाइम उसको जज करेंगे कि ये समझा नहीं है, ये इसको समझा नहीं है, मैं जो समझाना चाहता हूँ वो समझा नहीं। तो आपका ये गुण विकसित होगा कि किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से सिखाना है, किस तरह से उसको समझाना है। तो ये धीरे धीरे, और उसके बाद हम तद्वित संभाषा जिसको चरक में कहते हैं कि इस तरह से मेलन मीटिंग करेंगे ताकि एक की बात आपको क्लियर होता है, आप आदर्श शिक्षक बनने की ओर जाएंगे। तो इस तरह से लघु गुरुकुलम बिल्कुल अलग है। उसमें ये केवल अंशकालीन होता है, शनि और रविवार ये स्कूलों के साथ होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें लाभान्वित हो पाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ पाए। वो लघु गुरुकुलम का कंसेप्ट है, वो स्कूलों के साथ है। हो सकता है तो स्कूलों में करें आप तो भी कोई तकलीफ नहीं है,
स्कूलों में उसके शिक्षकों को भी तैयार कर सकते हैं। तो स्कूलों पर, स्कूल के पास या आपके घर पर या कोई संस्थानों में ये कार्य हो सकता है शनि और रविवार को, जो उसका मोस्टली छुट्टी का समय होता है। गुरुकुलम तो यहाँ पूर्णकालीन होता है, 7 साल के बच्चे, और बहुत लिमिटेड लोग यहाँ पर आ पाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा समय का भी है, उसकी योग्यता भी होती है, उसकी तैयारी भी देखते हैं। तो ये तो थोड़े लोगों के लिए, लेकिन फुल टाइम का कार्य है ये। वहां पर पार्ट टाइम और अनेक लोगों के साथ जुड़ने का एक अवसर मिलता है, और उसमें से होते 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 जब पहुंचते हैं हम गुरुकुल की ओर, कोई बच्चे गुरुकुल की ओर, तो हम चाहते हैं कि वो बच्चे ये कुछ यात्रा करके निकला है, कुछ देखकर, कुछ सीख कर आया है, गुरुकुल के विचार से वो परिचित हो गया है पहले, तो उसका पूरा लाभ वो हमको मिलता है। और उसके बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ। जिज्ञासा के गांव में भी ऐसे गुरुकुल चलते थे, तो वो गुरुकुल पे वो पढ़ी। मेरे जो सिटी है उसमें भी गुरुकुल चलते थे, तो मैं वहां पढ़ा। तो बहुत उपयोगी हुआ वो संस्कृति गुरुकुल पे जब गुरुजी के गए, तो बहुत उपयोगी हो गया हमको ये ज्ञान कि हम पहले से ये बेस हमको हमारा बन गया था। तो वहां पर आसान हो गया कि हाँ ये आसान, ये सब आता ही था, कुछ बातें पता थी। तो वो वहां पर जो बनकर गया बेस, तो वो वहां पर काम आया। उस तरह से वहां पर कुछ बेस बन जाएगा संस्कार का, तो वो गुरुकुल पर काम आएगा। तो इसके लिए इसकी बहुत आवश्यकता है लघु गुरुकुलम की, और उसके बाद वो यात्रा गुरुकुल तक पहुंचे। और बालशाला की मैंने बता दी कि 3 से 5 वर्षों के जैसे वहां प्री स्कूल होती है, उसी तरह की प्री स्कूल 9 से 12 बजे, 9 से 12:30 बजे, लगभग इतने ही समय पर वो प्री स्कूल का आयोजन है। उसमें भी पूरा कोर्स, दूध से लेकर सुवर्ण प्राशन से लेकर खिलौने से लेकर सब कुछ इसमें विचार किया गया है। उसका भी कोर्स रेडी है। वो एक मॉडल पे चलाएंगे हम लोग यहाँ से, कि वो भी किसी को यदि उसमें रस रुचि है तो उसका भी कोर्स अभी तैयार हो गया है। और इसका भी हम तो क्या है कि बचपन से ही बच्चे गुरुकुल की तरफ आ गए। ऐसा नहीं कि पहले 10वीं 12वीं तक वहां पढ़ाया, फिर विचार आया कि अब गुरुकुल पे भेजते हैं। तो 10वीं 12वीं पे बाद यहाँ आएगा जितना बड़ा बच्चा, उसके ऊपर हम भी काम करने में असहज होंगे। अहंकार भी एक प्रकार से दृढ़ हो गया होगा। कुछ बातें वो सुन नहीं सकता है, कुछ बातें वो सहन नहीं कर सकता है, कुछ बातों वो बदल नहीं सकता है। ऐसी बहुत सारी बातें आती है। जब एक व्यक्ति तैयार होता है तो उसका अहंकार भी पुष्ट होता रहता है। तो इसके लिए बालशाला है, ये उत्तम अवसर है। उसका मनोविज्ञान हम समझाते हैं, टीचर्स को कैसे कैसे टीचर्स को चूज करना है। तो ये समाज में बड़ा परिवर्तन का एक बीज 3 से 5 साल के बच्चों पे चला जाएगा। वो बालशाला का पूरा बालशाला का ये एक विचार है। बालशाला यदि हो गई वैदिक, जिसको हम संस्कृति आर्य बालशाला कहे, वैदिक बालशाला कहे, कोई भी दे दे, तो वो बालशाला से निकला हुआ व्यक्ति हो सकता है वो स्कूल में जाए, कहीं पर जाए, तो भी लाभ तो है उसको। अपने संस्कार जो अजागृत मन में गए उसके लाभ तो होंगे ही उसको। यदि वो गुरुकुल की तरफ आया तो हम उसके ऊपर, ये सा बच्चा तो 5-6 साल पे ही गुरुकुल पर आ सकता है। तो ये एक पूरा आयोजन हमने किया है कि बालशाला उसके बाद गुरुकुलम, ताकि अध्ययन की परंपरा टूटे नहीं। गुरुजी का हमेशा ये कहना था कि भारत में ऐसा होता था कि अनाश्रमी न तिष्ठेत, एक आश्रम में से दूसरे आश्रम में गए तो वो धारा चालू रहनी। जैसे अभी तक ब्रह्मचर्य है, उसके बाद विवाह का संस्कार हो गया, गृहस्थी हो गया तो गृहस्थ आश्रम है, उसके बाद वानप्रस्थी हो गया, तो उस तरह से वो धारा चलती रही। उसी तरह से लघु गुरुकुलम में था, 3 से 5 साल की उम्र है तो बालशाला में आया, बालशाला से सीधा संस्कृत मतलब गुरुकुल पे आया, गुरुकुल से तैयार हुआ और सीधा का सीधा कहीं पर भी आचार्य या कुछ भी बना तो वो धारा चालू रहेगी। तो ये एक बड़ा विचार है अनेक क्षेत्रों पर। इसके लिए हमने देखिए कैसी सीक्वेंस है। बच्चा जब आया नहीं है तब उसके लिए गर्भ विज्ञान है, तो माता पिता को तैयारी करनी है उत्तम बालक लाने के लिए, तो ये गर्भ विज्ञान हो गया। बच्चा आया कि सुवर्ण प्राशन का संस्कार है, वो पूरे भारत में सेंटर जितने बढ़ेंगे वही सेंटर होंगे हमारे लघु गुरुकुलम के, वही सेंटर हो सकते हैं। ऐसी हम पहले आशा रखते थे कि ये कार्यकर्ता ही हमारे यही सेंटर पर
लघु गुरुकुलम चालू करेंगे, यही कार्यकर्ता आगे जाकर ये सब चालू करेंगे, तो ऐसी आशा अभी भी है, लेकिन उतने प्रमाण में वो नहीं करते हैं। तो इसके लिए सुवर्ण प्राशन संस्कार, गर्भ विज्ञान के बाद सुवर्ण प्राशन संस्कार का आयोजन है कि ज्यादा से ज्यादा सुवर्ण प्राशन एक संस्कार ले, उसके बाद बहुत सारे संस्कार जो बाल्यावस्था में ले जा सकते हैं वो भी जाने। सुवर्ण प्राशन से अकेला पूरा नहीं होगा, उसका बहुत अच्छा परिणाम होगा, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त लेने के लिए और भी संस्कार है, वो भी संस्कार को जाने। तो 1 से 3 साल के उम्र तक जितने ज्यादा संस्कार घर पे करा सकते उतने कराए। वो कहाँ पर आता है विषय? वो वैदिक पेरेंटिंग। तो देखिए, एक हो गया गुरुकुल, एक हो गया गर्भ विज्ञान, सुवर्ण प्राशन के बाद आ गया वैदिक पेरेंटिंग। वैदिक पेरेंटिंग के बाद 3 से 5 साल के बच्चों के लिए संस्कृति आर्य बालशाला धारा चालू रही। संस्कृति आर्य बालशाला 3 से 5 साल तक। 5 साल का वो हो गया, आएगा लघु गुरुकुलम। 5 से 6 साल 7 साल तक वो जाएगा, उसके बाद आएगा वो संस्कृति आर्य गुरुकुलम में, और उसके बाद उसका अध्ययन समाप्त होगा। वहां तक अध्ययन की अविच्छिन्न अखंडित परंपरा है। तो इसके लिए अभी गर्भ विज्ञान का काम पूरा हो गया, उसके लिए भी काउंसिलर चाहिए, उसके लिए भी ऐसे शिक्षक चाहिए जो समझा सके कंसेप्ट को, और हर एक कंसेप्ट यहाँ बौद्धिक है। इसके लिए जितना ज्यादा बुद्धिमान उतना ज्यादा वो अच्छी तरह से ग्रास्प कर पाएगा, समझ पाएगा। इसके लिए संख्या कम होगी हमको पता है, क्योंकि यहाँ पर समझना बहुत है, उसके बाद करना है। तो ये एक हो गया गर्भ संस्कार, सुवर्ण प्राशन संस्कार, उसके बाद वैदिक पेरेंटिंग, और उसके बाद जो बालशाला है। अब बालशाला के लोग पूछ रहे हैं अभी कि बालशाला का मटेरियल तैयार है। एक हो सकता है गुरुकुल पे जब शिविर हो तब हम आपको सूचित करें, और एक आपको समय दिया जाए। वो समय पर जिसको बालशाला करने का संकल्प है, पहले समझ लीजिए, बालशाला को समझ लीजिए, और बालशाला हो सकता है कोई सेशन भी रखे उसके लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। भले आज करे इस साल, ऐसा जरूरी नहीं, आप पूरा संकल्पबद्ध होकर करें अब कि ये करना है तो इसका क्या परिणाम है, इसमें क्या क्या बाधाएं है, ये पूरा समझे इसमें बाधाएं क्या है। नहीं तो थोड़ी बाधाएं आएगी और आप हट जाएंगे, आपको लगेगा कि अच्छा ये तो बहुत मुश्किल कार्य है, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, तो या पड़ जाएंगे। तो इसमें बाधाएं है, क्योंकि काम अतिशय कठिन है। कथा करनी है तो कोई कठिन नहीं, मानो मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे, 2-3 घंटे में कथा कर दूंगा, भागवत की या गीता की, रामायण की, किसी की भी। वो कोई काम, क्योंकि वो तो आपको सुनना है, मुझे बोलना है, तो वो कोई काम कठिन नहीं। लेकिन इसमें पल पल पर तैयारी है, पल पल पर हमको सजग रहना है, पूरा बुद्धि का उपयोग करना है इसमें। तो ये एक संकल्प को बढ़ाना है, और सबको फिर साथ में भी रहना है, और बौद्धिक कार्य है, इसके लिए बहुत विभिन्नताएं, मतभेद, ये सब आएंगे इसमें। निर्बुद्ध कार्य हो, बुद्धि का जहाँ उपयोग ना हो वहां कुछ नहीं हुआ। तो ये सब समझकर आप चालू करें। ये इसमें आने वाले ही बहुत समस्याएं है, बहुत आने वाली भी है, ये सब समझकर आप कार्य चालू करेंगे और अडिग रहेंगे, तो हो सकता है कि ये एक मात्र गुरुजी का अंतिम उपदेश याद है, कल मैं विष्णु भाई से बात कर रहा था, अंतिम उपदेश कि इसके अलावा भारत को बचने का और कोई रास्ता है ही नहीं। पूरा अंतिम उपाय, अंतिम अवसर ये है। ये सिस्टम अभी हमने खड़ी कर दी तो हो गया, तो पूरी की पूरी एक धारा फिर से चालू हो सकती है, बहुत बड़ी धारा फिर से शुरू हो जाएगी यदि एक समाज में प्रत्यक्ष हो गया तो। और ये यदि हो नहीं पाया तो एक बहुत बड़ी परंपरा हमारे सामने नष्ट हो जाएगी। ये 2 विकल्प है, बराबर, ये 2 विकल्प आपके सामने है, हमारे सामने, हमारे सबके सामने है। तो इसके लिए हर एक कंसेप्ट को समझिए, उसकी गंभीरता को समझिए, और उसके बाद आप कार्य कोई प्रभावित होकर कि चलो प्रवचन अच्छा मेहुल भाई कर रहे हैं, इसके लिए उसको जुड़ जाते हैं, उसके लिए दवाई बहुत अच्छी देते हैं या तो प्रोडक्ट अच्छी बना रहे, तो वो सब का इसके साथ कोई संबंध नहीं। ये अलग हम पर्पस और एक उच्च ध्येय के लिए बना रहे हैं, वो बात सही है, लेकिन इसको समझने के लिए, गुरुकुल की कंसेप्ट को समझने के लिए व्यक्तिगत प्रभाव नहीं, उसको आपको कार्य को ही केंद्र में रखना होगा, व्यक्ति को नहीं।
मेरे को व्यक्ति को केंद्र में नहीं रखना है, नहीं मैं उसका केंद्र बिंदु हूँ, है तो गुरुजी है या गुरुकुल व्यवस्था है, उसको ही केंद्र में रखकर इतनी गंभीरता चाहिए तो आप प्रलोभन से, वो आपको प्रतिकूलता से आप थोड़ा काम कर सकते हैं उसके ऊपर उठकर। तो हमको पहला काम बौद्धिक लोगों को जोड़ना। आपने जो बताया अभी एक कुलपतियों को, तो उसकी बात हम नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ कुछ करना है ऐसे लोगों के लिए है बातें। कुलपति को ज्यादातर मैं बोल रहा हूँ, 2-4 कुलपति अच्छी भी हो सकते हैं, लेकिन वो पद और वो जंजाल इतनी है कि वहां पर पहुंचकर व्यक्ति कोई कर ही नहीं सकता है। वहीवट और कागज का काम सिवा वहां पर कोई सर्जनात्मक कार्य नहीं हो सकता है ये मैकॉले सिस्टम में। ये मैंने समझा है नजदीक जाकर। मैं ऐसा नहीं है मैंने कुलपति को देखा नहीं है, मैं 4-5 कुलपतियों को तो पर्सनल पहचान कर फोन पे बात करता हूँ। अभी 5-7 तो मेरे बहुत ही अंगत है, मुझे से औषधों की चर्चा करते रहते, जो एक टाइम में कुलपति रह चुके, तो मुझे वो पता है जंजाल। इसके लिए मैं हमेशा कोई पद के ऊपर आधारित नहीं रहता हूँ कि कुलपति को बुला लो, प्रोफेसर्स को बुला लो, वो नहीं, कार्यकर्ता को बुला लो। जिस पे वो कुछ भी करता हो उससे मतलब नहीं है, उसके पास सीखने की इच्छा हो, जिज्ञासा हो सकता है आईटी फील्ड ही भरी पड़ी है, उसमें बहुत लोग काम करना चाहते हैं, वो भी कोई कम दिमाग वाले तो नहीं है, वो भी बहुत अच्छे बुद्धिमान है, उसको हम आह्वान दें। इंजीनियर भी बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत तो हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर है। तो इसके लिए बहुत खुला है, कोई एक को फोकस करके ये विचार नहीं है, पूरा का पूरा समाज को और बुद्धिमान वर्ग को, जो जिसके पास कुछ बौद्धिक क्षमता है, वो इस विचार को पहले समझ ले, गुरुकुल के विचार को। तो इसके लिए पूरा का पूरा आयोजन करे। हो सकता है कि आप उसमें मदद करें कि किस तरह से उसको आगे ले जाए, उसको किस तरह से कार्यान्वित करे, उसको इम्प्लीमेंटेशन उसका करे, वो आप हमको कहे। तो हमारी योजना ये है आगे जाकर। तो ये आप पूरे की पूरी योजना को समझ लीजिए। संस्कृति आर्य गुरुकुलम की जो कार्य पद्धति है, वो कार्य पद्धति को भी समझना बहुत उपयोगी होगा पल पल पर, क्योंकि आपको इसके लिए मैं शिविर का बोल रहा हूँ। गुरुजी का अमोघ शस्त्र शिविर था। शिविर से ही व्यक्ति समझ जाता विचार कि गुरुकुल ऐसे दूसरे जैसे लेते हैं समाज से, जो भिक्षा लेकर या फिर जाहिर फंड लेकर या कुछ मांग कर पैसा, इस तरह से संस्कृति गुरुकुल करेगा, उस तरह से उसकी व्यवस्था नहीं होगी, उस तरह से समाज पर मांगने नहीं जाएगा कोई भी, उस तरह से समाज के पास नहीं जाएंगे। समाज के पास किस तरह से जाना है, हमारा व्रत क्या है, हमारी सिद्धांत विचारधारा क्या है, वो एक बार आप समझ लेंगे तो कोई भी संस्था के पास आप जाएंगे, कहीं पर भी जाने का अवसर आएगा तो आपको ये कम से कम नियम पता होने चाहिए। तो ये कार्य को हम बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। हमारा छोटा प्रलोभन भी, ऐसा नहीं है समस्या, प्रलोभन भी गिरा सकता है। ऐसा मन हो जाएगी चलो ये 10,000 दे रहा है, रखेंगे और खर्च कर देंगे, बालकों को उसका खिला देंगे कुछ, वो छोटा प्रलोभन भी हमको गिरा सकता है, एक बहुत बड़ा कार्य को दांव पर लगा सकता है। तो ये भी ध्यान में रखना होगा। तो संस्कृति आर्य गुरुकुलम की जो विचारधारा है, उसका बंधारण गुरुजी ने ऐसे तो मौखिक में और विष्णु भाई को लिखित में दिया है, वो हो सकता है हम अभी तैयार करें, मतलब अभी हमारे पास तो है, लेकिन उसको तैयार करके एक नियमों को तैयार करके हम उसको आगे किस तरह से ले जाएंगे, तो वो सच बनकर अब पूरा करना है, ऐसे ही नहीं कर देना है। जी जी जी। संदीप जी। हाँ जी, नमस्कार जी। आचार्य जी, अपने पास ऐसा कोई पुराना रोल मॉडल या तो केस हिस्ट्री है कि इन दिस फैशन ये हम बढ़ा सकते हैं? क्योंकि हमको संप्रदाय तो नहीं, एंड रिजल्ट संप्रदाय तो नहीं चाहिए, वो तो फिक्स है। क्योंकि कुछ लोग एक चालू करके संप्रदाय में चले जाते हैं, दैट वी डू नॉट नो। एंड एक जैसे वास्तुशास्त्र के रूल्स, जैसे नगर ग्राम, तो उसमें कुछ ये मिल सकता है कंपोनेंट? नहीं, उसमें जरूरी नहीं है। मैं बताता हूँ संदीप जी, आप जानते हैं गुरुकुल को, आप यहाँ पर भी आ चुके हैं। हाँ जी। तो मैं एक बताता हूँ कि गुरुजी ने ग्राम कैसा होना चाहिए आदर्श,
कैसी व्यवस्था होनी चाहिए और उसमें वैद्य कैसा होना, कैसी कैसी क्या क्या होना चाहिए। और ये असंभव नहीं है, वो संभव गुरुजी ने किया है कुछ प्रयोग, लेकिन वो प्रयोग 1980 के 70 के है। ये सुवर्ण प्राशन ऐसे ही तो इधर 18 राज्यों में नहीं गया, लोग नहीं जानते, वो तो बताते हैं कि मैंने प्रचार कर दिया, कि मेहुल भाई ने जा जाकर बोल दिया और सबने चालू कर दिया। तो ऐसा नहीं है, गुरुजी ने बहुत सारा सोच समझ कर ये सुवर्ण प्राशन का जैसे एक प्रयोग दिया, पूरे गांव पे स्वस्थता आई और पूरा का पूरा उन्होंने जो वैदिक व्यवस्था के हिसाब से, अर्थशास्त्र के हिसाब से उन्होंने चिकित्सालय की स्थापना की। तो ये गुरुजी ने बहुत गांवों में ये प्रयोग कर दिया है, लेकिन आज वो सामने नहीं है, क्योंकि वो जब था तब चला। ये प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन, ये प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन नहीं, एक नहीं, आप समझिए, वो तो मैं एक उदाहरण देता हूँ, मुझे पता है वो प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन, लेकिन ये नहीं, मैं आगे बताता हूँ। गुरुकुल का भी ऐसा किया है, लघु गुरुकुलम भी गुरुजी ने बहुत सारे शुरू किए थे, उसको देख देख कर और भी संप्रदाय ने चालू कर दिए। ठीक है, अच्छा ही किया है, नहीं सुनिए, अच्छा ही किया, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो भी अच्छा ही किया लोगों ने कि ये जो सॉफ्टवेयर अलग हो जाएगा। नहीं, एक वो अलग भले रहे, वो संप्रदाय तो ये गुरुकुल कभी था नहीं और होगा भी नहीं, क्योंकि संप्रदाय में और इनमें भिन्नता बहुत होती है। इसमें एक गुरु परंपरा से लेकर विद्या की बात है कि यहाँ पर पढ़े और उसके बाद में संप्रदाय में तो पहले जुड़ना होता है, उसके बाद बहुत कुछ करने के बाद फिर पढ़ाई का इंस्टीट्यूशन चालू होता है कि चलो अब बहुत संप्रदाय बढ़ गया, अब एक गुरुकुल भी कर देते हैं, अब एक कॉलेज भी कर देते हैं। तो ये यहाँ का मुख्य शिक्षा है, बाद में प्रचार है। उसका क्या होता है कि पहले प्रचार प्रसार होता है, पहले वर्ग होता है और उसके बाद शिक्षा संस्थान एक खड़ा होता है कि चलो इतने लोग हो गए, अब संख्या बढ़ गई, तो अब एक शिक्षा संस्थान 5 लोगों को बुलाओ और ये कर दो। तो ये फर्क होता है। लेकिन ये आप एक बार संदीप जी आप आइए गुरुकुल में, आप तो आते हैं बार बार, लेकिन इस बार एक बार कि गुरुकुल का, गुरुजी का विजन क्या था कि पहले गुरुकुल जो कार्य करता था राम राज्य में, कृष्ण के राज्य में, या ऐसी कोई भी आदर्श राज्य व्यवस्था में गुरुकुल का जो रोल था और वो कितने का केंद्र बिंदु था, कितनी व्यवस्थाओं का, तो ये समझना और खास करके समझने से भी ज्यादा समाज को बताना और रियलाइज कराना वो बहुत आवश्यक रह गया है। नहीं तो आज क्या होता है, गुरुकुल एक शब्द एक ही रहा, अर्थ बदल गए। गुरुकुल क्या पहले क्या था, आज क्या हो गया। आज गुरुकुल एक गांव के लोगों को बताओ कि भाई गुरुकुल क्या होता है, वो आप मुझे बताओ, कोई इंटरव्यू वाले को लेकर जाए वहां पर, और कोई भी गांव के आदमी को बताओ तो ये गुरुकुल क्या होता है, आपने कुछ सुना है उसके बारे में। तो आप कर्नाटक से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर, गुजरात से लेकर, कहीं पर भी, एमपी से लेकर, यूपी से लेकर कहीं पर भी चले जाए, झारखंड तक या बंगाल तक, तो वो बताए कि हाँ एक वो धर्म कर्म का कुछ होता है, और एक बेचारा कोई एक शिक्षक, बेचारा कोई आचार्य जो किसी को कुछ, जिसको जगत के बारे में पता नहीं है, वो धोती पहनकर और ऐसा एक उपकरण पहनकर वो बैठा होगा कोने पर और 5 विद्यार्थी 10 विद्यार्थी को पढ़ाता होगा और उसको कोई बात नहीं, और उसकी पत्नी जो कुछ दे लेती है या झगड़ती है, कोई अच्छी है तो सपोर्ट करती, नहीं तो झगड़ती है, तो बेचारा अकेला बैठा है और पढ़ा रहा है, और उसको जगत से कोई, जगत का कुछ पता नहीं, जगत को इसके बारे में कुछ पता नहीं और कोई लेना देना नहीं उसको। ऐसा एक आचार्य का एक कल्पना है, जो एक बेचारा है, एक लाचार है, एक कोई उसको 2 किलो गेहूं दे जाता है, कोई 2 किलो बाजरी दे जाता है, और गुरुकुल ऐसे चलता है 2-4 किलो गेहूं से, 2-4 किलो बाजरी से, समाज की दया से वो देता है। कोई 10 रुपए की नोट दे जाता है, कोई 50 रुपया जन्मदिन पर दे जाता है उसको। तो ये दृश्य आज गुरु का है, आचार्य का है, इसके लिए गुरुकुल की ये स्थिति है। सबसे पहले गुरुकुल ये लीडर मेकर है, लीडर को तैयार करता है और ये कर सकता है, और आचार्य ये लीडर का आदर्श है। ये पहली कल्पना समाज को यदि मन में नहीं आएगी, आप देखिए गुरुजी ने कितना विचार किया है कि ये जब तक समाज की मान्यता में नहीं आएगा, विचार में, तब तक कोई भी गुरुकुल कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। वो गुरुकुल वंध्या रहेगा, गुरुकुल को जन्म नहीं दे पाएगा। और हमारा आदर्श गुरुकुल कौन सा है पता है? एक गुरुकुल बने उसके बाद कम से कम, जैसे एक गाय की सफलता कब है, एक गाय कम से कम 10 से 15 बच्चे को जन्म दे, तब वो सफल कही जाती है, तब वो गाय की सार्थकता है, ऐसा भारतीय अर्थशास्त्र में है। उसी तरह से एक गुरुकुल के
बाद में कम से कम 10-15 गुरुकुल बने तो ये गुरुकुल का साफल्य है। बराबर, ये बहुत बड़ा फर्क है संप्रदाय में। उसमें एक बनने के बाद और कोई बन ही नहीं सकता है, बनता है तो उसको विरोध करके बंद कराते हैं। ये आपने देखा है संप्रदाय में। गुरुकुल एक बना, उसके बाद कम से कम विद्यार्थी पढ़कर 10-15 दूसरी जगह पर योग्यता से सिस्टम से करे, वो एक बहुत बड़ा गुरुकुल का वैश्विक में तो कहता हूं कि कार्य है जी। तो समय हो गया है राजेश्वर जी, आप कुछ कहकर समाप्त करें जी। तो मनोरमा जी कुछ बोलना चाहते हैं? आचार्य जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम गुरु जी। मैं मनोरमा बिहार से बोल रही हूँ। करे गुरु जी की ये तो बहुत अच्छा बता रहे हैं आप कि प्रशिक्षण के लिए उधर कितने लोग आ सकते हैं। तो मैं इधर से बाल गुरुकुल के लिए या फिर लघु गुरुकुल के, जिस चीज के लिए आप कहेंगे हम लोग आने को तैयार है। कम से कम 10 लोग 7 दिन के लिए या 5 दिन, जो आपकी व्यवस्था जी। राजेश्वर जी आयोजन करेंगे उसका, और वो कहाँ पर होगा वो भी आपको बता देंगे। हो सकता है सब लोगों को आसान पड़े ऐसा कोई स्थल भारत में ही रखे। गुरुकुल पे तो लगभग नहीं रखेंगे, बहुत सारे कार्य व्यस्तता के कारण, लेकिन कहीं पर भी हम उसका प्लान करके तब तक हम जुड़े हैं। हो सकता है 2-3 महीने पर हम ऐसा कई आयोजन करें और वहां पर मिले। तो ये आयोजन हम करेंगे और राजेश्वर राव जी करेंगे आयोजन कि कहाँ मिलना है, ताकि मैं आयोजन से मैं मुक्त रहूं। मुझे केवल जाना है और पूरा का पूरा यहाँ से मैं लेकर आपको ये कर सकता। जी आचार्य जी प्रणाम। जी आचार्य जी प्रणाम जी। आचार्य जी हमारे यहाँ मैं बंगाल से बोल रहा हूँ, चंद्रकांत शर्मा। तो आचार्य जी हमारे यहाँ पर हम लोग वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए हैं और बराबर आपके वो सुनते रहते हैं, और गुरुकुल भी यहाँ पर बहुत सारे, लेकिन हाँ वो आपके मतलब आपका जैसा ये है उस तरह से नहीं है। हम लोग भी जानते हैं कि उसमें बहुत कमियां हैं, और जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ लघु गुरुकुल आप जैसा जैसा निर्देश करेंगे हम वैसे चलने को तैयार हैं। हमारे यहाँ पर गोष्ठी भी बने हुए हैं। हम जैसे लोग जो हैं नौकरी पेशा वाले कुछ लोग हैं जो आप जैसा जैसा निर्देश करेंगे वैसा चलने के लिए तैयार हैं, सीखने के लिए भी तैयार हैं, और जैसा आप कहेंगे वैसा कर सकते हैं हम। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये पूरे भारत का ये प्रश्न आते हैं, कहीं कहीं गुरुकुल चल रहे हैं, उसके लिए एक दिशा निर्देशन गुरुजी का है। वो दिशा निर्देशन वो गुरुकुल को देते हैं कि ये गुरुकुल अच्छा कैसे बने। एक तो बात होती है कि ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो गुरुकुल ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ऐसा कहकर हम कर सकते हैं। वो एक बिल्कुल अज्ञान की बात हो गई कि भाई वो जो कुछ किया है उसका कोई वैल्यू नहीं। कहीं कहीं उनको ज्ञान नहीं होता है, अधूरा ज्ञान होता है, उसकी परिस्थिति ऐसी नहीं होती है, उसको गुरु भी ऐसे नहीं मिले होते हैं। तो कहीं कितनी मजबूरियां एक व्यक्ति के पास हो सकती है, होती है। वो ध्यान में रखते हुए संस्कृत आर्य गुरुकुलम का ये एक दृष्टि है, एक आप कहे कि एक विजन है, एक व्यापकता है कि गुरुजी ने बहुत सारे गुरुकुल को मार्गदर्शन दिया, एक्टिव सहाय की कि उसको हम कुछ दृष्टि। तो वहां पर भी बालक जो पढ़ेंगे वो निकलेंगे तो भारत के ही है, और इसी संस्कृति को बचाने के लिए वो कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए गुरुकुल के लिए सुनिए, ये हो सकता है कि ऐसे गुरुकुल भी आपके संपर्क में हो, उसके आचार्यों को कुछ करे, उसके संपर्क करे, उससे जुड़े, हम उसको जोड़े कि भाई कैसे कार्य करना है आगे, किस तरह से वो हो। दूसरी बात है कि यदि कार्यकर्ताओं का आपके पास ऐसा सक्रिय समूह हो कि वो ऐसे गुरुकुलों को या खुद को जुड़कर कुछ लघु गुरुकुलम की संकल्पना को साकारित कर सके अनेक जगह पर। तो कहाँ से है आप बताइए? बंगाल से है ना? जी मैं बंगाल से, और पश्चिम मिदनापुर में पूरा काम कर सकते हैं, पूरे जिला में इतना हमारे पास है क्षमताएं। हाँ, तो उसके ऊपर विचार करके किस राज्य में कैसा काम करना है, उसके लिए मैं पूरा का पूरा, मेरे पास जो गुरुजी का मटेरियल है और हमने और मेरे गुरु भाई ने जो पूरा का पूरा हमने जो गुरुजी से सीखा, पद्धति सीखी और उसका कैसा करना है वो सीखा है। अब ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता बौद्धिक चाहिए हमको, और बौद्धिक कार्यकर्ता समय दे सके इसका आयोजन करना है। तो ऐसी शिविर बंगाल में भी करेंगे ऐसा विचार है। हो सकता है कलकत्ता में करें, मतलब नित्य आर्य जी है कलकत्ता में, तो कम से कम
एक एक जगह पर कुछ कार्यकर्ताओं का मिलन सम्मेलन हो, वहां पर मिले, और लेकिन एक ही पर मिले कि गुरुकुल के लिए मिलने हैं, लघु गुरुकुलम के लिए, तो पूरे लघु गुरुकुलम ग्रुप के ही आए और वो वहां पर अपने स्थान पर कैसे कार्य कर सकते हैं उसका हम पूरी योजना बनाकर वहां कार्य शुरू करें। और बाद में जहां जहां है मुश्किल आती है, क्योंकि सबसे पहले तो ये होगा कि आपको बंगाली में, लगभग हिंदी जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो बंगाली में पहला काम होगा, रूपांतरण करना होगा, ट्रांसलेशन करना होगा, क्योंकि मातृभाषा से हो जाए तो अच्छा है। तो इसके लिए आप कहिए, ऐसे तो भी जुड़ते ही है, लेकिन कभी हम वहां पर एक कार्यक्रम रखेंगे बंगाल में, और अनेक प्रदेशों में कार्यक्रम करना जरूरी हो जाएगा अब, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत सारे होंगे। तो मैं एक प्रदेशों में जाकर वहां पर वो कंसेप्ट को पूरा का पूरा समझा कर, क्योंकि जो गुरुजी ने बताया है वो कार्य अभी हो चुका है, समाज की वो स्थिति कि अभी वो लोग जाग चुके हैं, और जागने वाले को कुछ मतलब चाहिए, और वो चाहते हैं ऐसा देने वाले भारत में लगभग या तो कोई नहीं या बहुत कम लोग हैं। तो इसके लिए हम बहुत समूहों को अच्छी तरह से तैयार करके एक एज इट इज गुरुकुल की शिक्षा थी उसका पुनर्स्थापन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत ये करनी होगी कि कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए हमको बहुत कुछ मेहनत चाहिए। मतलब कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए, उसको एक्टिव करने के लिए, सक्रिय करने के लिए बहुत सारे प्रश्न उसमें होते हैं, छोटे छोटे प्रश्न होते हैं। तो वो सबको, वो एक कला है हमको कि वो सब को किसी भी तरह से सोल्व करके किसी भी तरह से कार्यकर्ता को सक्रिय कर देना है। क्योंकि मैं अभी की जो समस्याएं देख रहा हूँ वो ये है कि कार्यकर्ता में वो सक्रियता नहीं है, क्योंकि ऐसी शिक्षाएं ली है, ऐसे वातावरण में रहा है, तो वो सक्रियता कार्यकर्ताओं में आ गई तो बहुत बड़ी सफलता हुई, ऐसा आप मानिएगा जी। भगत जी लास्ट नमस्कार गुरुजी, मेरा ये था प्रश्न कि जैसे आपने बताया बालशाला के बारे में, तो मैं करना तो चाहता हूँ, पूरी संकल्प शक्ति भी है, तैयार भी हूँ उसके लिए, आपने बताया। बस ये है क्वेश्चन कि कठिनाई क्या क्या होगी, बस वो भी थोड़ा अगर पता चल जाए ना तो और थोड़ा सा तैयारी और मजबूत हो सके। क्योंकि तैयारी तो है, पूरा मेहनत भी करना चाहते हैं, लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है ताकि उसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस रहे कि हाँ डाउन ना हो। हाँ नहीं, सही बात है। ऐसी एक तो सुना भी है कठिनाइयों के बारे में, अंतिम में बता देता हूँ। एक तो गुरुजी जो हमेशा बताते आए, हम जहां जहां पर भी गए, स्वर्ण प्राशन का कितना रिस्पॉन्स है वो तो आप बिलीव, मतलब समाज दे रहा है इतना। एक जगह पर 2200, ये मोरबी में ही हो गए 2200 लोग लाइन पे स्वर्ण प्राशन लेने के लिए आए। तो ये एक अलग विषय है। तो भी मैं कह रहा हूँ, एक दिन ऐसा था कि गुरुजी सामने से जाते थे और बहुत बालकों को पिलाते थे, एक छोटा सा स्थान रखकर, मान 5-10 लोग आते थे। और एक जगह ऐसी है कि आज ये स्थिति हो गई कि आज अनेक जगह पर उसकी चर्चा होने लगी है। तो पहली कठिनाई तो ये आएगी, जब हम जाएंगे तो ये लोगों के लिए एक नया विषय है, पहली बात। तो कोल्ड रिस्पॉन्स, मतलब ठंडा रिस्पॉन्स आएगा। इसको हम ठंडा रिस्पॉन्स कहेंगे कि वो उपेक्षा, कुछ करना नहीं है, ये स्थिति में पूरा समाज है। तो वो अवस्था में पहली बात तो कि वो अवस्था में हमारा उत्साह कम नहीं पड़ना चाहिए। तो ये पहला ध्यान रखना है। सबसे जो उत्साह का घात होता है ना, वो वहीं पर होता है, कार्यकर्ता का हो हमारा हो। एक तो हम उसको समझाते हैं और वो उसके ऊपर के कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। हम विचार करते हैं कि 500 लोग हो जाएंगे और लोग 25 होते हैं या 20 होते हैं या हो सकता है 10-15 ही होते हैं, तो हमको लगता है कि ये कुछ समझने वाले नहीं है, या ऐसा ही कुछ विचार आ जाते हैं हमारे मन में। तो वो एक तो घातक होता है, उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलना। तो ये आप एक तैयारी करके जाए कि इतना लोगों को तो बहुत कम ही लोग है कि ये समझ पाएंगे, लेकिन शुरुआत हो जाएगी। तो ये एक कठिनाई आएगी रिस्पॉन्स में। आप जितना आसान समझते हैं इतना आसान नहीं है, और इतना लोग समझदार भी नहीं है जितना हम समझदार समझते हैं। तो वो धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन तुरंत नहीं करते हैं। इसके लिए वो एक बात है कि एक तो कोल्ड रिस्पॉन्स जो गुरुजी हमेशा बताते थे उसमें टिकना, ये एक है। दूसरा है कार्यकर्ताओं को बौद्धिक रूप से तैयार करना बहुत आवश्यक है।
जब तक बड़ा लक्ष्य के लिए हम स्पष्ट नहीं होते हैं तो छोटी छोटी बातों में कोई भी संगठन पूरी की पूरी तरह से गिर जाता है। हमने वैसे बहुत संगठन देखे गुरुजी के टाइम से लेकर अब तक, बहुत बड़े बड़े संगठन भी छोटी छोटी बातों के लिए अलग हो गए। तो इसके लिए बड़ा लक्ष्य लेकर और बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे पर है, ये सोचकर, ये विचार रखकर ही हमको यही विचार को पास करना है कि ये बहुत बड़ा गुरुकुल का कार्य है, चिला चालू कार्य नहीं है। तो उससे दो फायदा होगा, एक तो बड़ा लक्ष्य सामने रहेगा तो छोटा प्रलोभन गिरा नहीं पाएगा, और छोटी मुश्किल हमको रोक नहीं पाएगी। छोटी मुश्किल रोक न पाए ऐसा करना है, और छोटा प्रलोभन गिरा ना पाए, क्योंकि कहीं पर भी छोटा प्रलोभन आज देखते हैं, बड़े संगठन में कहीं पैसे की बात आ गई तो छोटे प्रलोभन में लोग आ जाते हैं। तो छोटा प्रलोभन पे ना आए, क्योंकि बहुत बड़ा लक्ष्य है और इससे जो मिलने वाला है अनंत गुणा मिलने वाला है। तो ये दो तीन बातें याद रखें कार्यकर्ताओं को कि छोटे प्रलोभन पे फंसे नहीं, छोटी मुश्किल जो आएगी उसको रुके नहीं उसके आगे। तीसरी और अंतिम बात कि ये दोनों के बाद जितना हमारा सशक्तिकरण होगा, वैचारिक स्पष्टता होगी, उसके लिए अवश्य अभ्यास रत रहे। अभ्यास नहीं होगा तो तकलीफ होगी, सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, हम अपना विचार दृढ़ता से नहीं रख पाएंगे, उसके आसपास में जो दूसरे विचार है उसको नहीं, तो वो पूरा का पूरा व्यापकता से उसको एक बार समझ ले। कार्य करने से पहले इतनी बातें, एक हम जो करते हैं वो कंसेप्ट का एकदम क्लियर विजन हमको होना है। गुरुकुल का कार्य है तो गुरुकुल के बारे में गुरुजी ने पूरा का पूरा अंतिम वर्ष था वो व्यवस्था को समझाने के लिए ही दिया था हमको, कि गुरुकुल व्यवस्था को किस तरह से समझेंगे। अब 1 साल उन्होंने समझाई थी कि किस तरह से गुरुकुल आगे होगा। छोटी सी छोटी बात समझाई थी कि गुरुकुल को पैसे की जरूरत रहेगी, भविष्य में पड़ेगी, मानो मेरे पास पैसे नहीं तो क्या उपाय करेगा वो जाकर कहीं बताएगा कि आप मुझे 100 दो, कहीं दुकान वालों के पास जाएगा, क्या करेगा? वो आसान है, दूसरे संस्था ऐसा रास्ता लेती ही है कि वो पर्ची। गुरुकुल ऐसा नहीं करेगा, क्यों नहीं? बहुत कारण है। ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि एक लंबी व्यवस्था को टिकाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा विजन से इसको देखा था, मनुष्य के मन को देखा था कि किस अवस्था में उसको कैसे विचार आते हैं। तो ये एक तो कंसेप्ट के बारे में क्लियर विजन, एक बात। दूसरी बात, लोगों के सामने कम से कम अपेक्षा कि इतने आएंगे, इतने, वो कम से कम अपेक्षा रखते हैं हम लोग, लेकिन नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, अपने कार्य चालू रखना है हमको पूरा का पूरा। तो ये 1 2 3 और सतत संपर्क, तो इतनी बातें आप यदि रखेंगे और ये थोड़ा आप चिंतन मनन कर लेंगे तो बाकी कोई ऐसी बहुत बड़ी वो है नहीं, संकल्प पे आगे मुश्किल है कि वो नहीं होगा। और एक दूसरी भी बात याद रखें, कहीं कहीं अपेक्षा से अधिक और स्पीड से भी परिणाम मिला है, बराबर है। तो वो भी आप याद रखें कि ऐसा भी हो सकता है, किसके पास कैसी शक्ति है वो कोई जानता नहीं, तो वो भी हो सकता है बहुत अच्छे शक्तिशाली लोग जुड़ जाए तो ये अच्छा भी कार्य होता है। तो बस इतना आप याद रखें। लेकिन एक बात है, नियमितता से वो टिकाए और वो चलाए, इस तरह से आप चालू करें। वो नियमितता होनी चाहिए और लंबा टिकना चाहिए। आज कर दिया और बंद कर दिया 6 महीने में, ऐसा ना हो। कम से कम 5 लोग आते हैं, वो टिकाना जरूरी है, तो वो आगे समझेंगे। तो ये एक, और ये राजेश्वर जी ने तो अच्छा कुछ देखिए, पहली बार हमने किया था तो इतना रिस्पॉन्स नहीं था, लेकिन ये दूसरी बार राजेश्वर जी ने जो ऑनलाइन का किया उसमें भले ही कम जुड़ते हैं लेकिन बौद्धिक लोग जुड़ने लगे हैं अभी वो। तो ये एक मेरे दृष्टि से सकारात्मक बात है जी। यस आचार्य जी, अभी हम लोग कितना भी हार्ड वर्क करें उसका जो सही आनंद मिलता है हमें, जैसे मनोरमा जी, भगत जी और चंद्रकांत शर्मा जी जैसे निस्वार्थ वॉलंटियर्स जितने भी कार्यकर्ता आगे आएंगे, तो ऐसे तो मैं हमेशा बोलता हूँ ये समाज डिग्रेड होने का बुरे लोगों की वजह से नहीं है, जो अच्छे लोग निष्क्रिय है, चलो जो अलग अलग जगह गड्ढा खोद रहे हैं, उनके वजह से समाज में जो है ये प्रॉब्लम्स है। तो भारत को विश्व गुरु बनाना बहुत ही आसान है, गुरुकुल सिस्टम लेके आना बहुत ही आसान है। तो आइए, आप बाकी सब जो सुन रहे हैं 83 लोग, आप भी अच्छे लोग, क्योंकि 10:30 के बाद भी आप 10:40 तक आप रुके हैं, मतलब आपको भी जो है कुछ करने का इच्छा है, लेकिन आज आप बोल नहीं पा रहे क्योंकि आपका आइडिया क्लियर नहीं है। लेकिन आप सोचिए, जो भी हो सकता है
जितना भी हो सकता है मिशन के लिए आप इसमें जो है सहयोग कीजिए और मिलके अपने नेक्स्ट जनरेशंस को, नेक्स्ट अपने बच्चों को तो हम लोग अच्छा जो है भारत देके जाएंगे। तो और कल मिल रहे हम लोग कल रात को 9 बजे विरुद्ध आहार पार्ट 2 के ऊपर। तो जुड़िए और मैक्सिमम लोगों को जोड़िए। आयुर्वेद स्वस्थ देगी। आचार्य जी हमेशा बोलते हैं क्रिश्चियंस क्या किए, वो लोग विद्या और आरोग्य, हेल्थ, ये 2 सेक्टर में काम किए तो उनका जो है पूरा कन्वर्शन कर पाए। तो ये हेल्थ सेक्टर ऐसा है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर घर तक आयुर्वेद पहुंचाने से गुरुकुल सिस्टम में वो लोग सहयोग देंगे हमें, वो लोग हेल्प करेंगे हमें, बाकी समाज भी जुड़ेंगे इससे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। हम लोग कल रात को 9 बजे मिल रहे विरुद्ध आहार के साथ। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।